टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मुकाबी रूह जब बेदार सोने दो अगर सो रहे हैं गुलामी की नींद में, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहे हों। तारीख़ के औराक पे जो नाम सुनहरी हुरूफों से रकम हैं, उन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का। हम इनकी शख्सियत को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से ख़राज तहसीन और अक़ीदत पेश करते हैं। इन्हें अज़ीम शायर, गज़ल का इमाम, मुसव्विर पाकिस्तान और मुफ़क्किर इस्लाम के अलक़ाबात से भी याद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इकबाल की अज़मत का हकीकी राज क्या है? इकबाल की अज़मत का हकीकी राज ये है कि इन्होंने अपनी सोच व फ़िक्र का महवर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को बनाया। वो दीन इस्लाम जो आज हमारा एक मज़हब है, जो तमाम मज़ाहिब से बरतर है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज का दिन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। 9 नवंबर यानी आज के दिन 9 नवंबर सन 1977 को वो शख्सियत पैदा हुई जिनकी अनथक मेहनत और सोच का नतीजा है ये हमारा पाकिस्तान। क्या हमने सोचा है कि इन्हीं लीडर की वजह से हम आज ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद जी रहे हैं? या शायद बज़ाहिर तो हम आज़ाद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर हम वो पुरानी हिंदुआना रस्म व रिवाज की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम अपनी और अपनों से जुड़े हुए रिश्तों की ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। यूँ तो पाको हिंद को जुदा हुए ज़माने बीत गए, लेकिन आज भी किसी गरीब की बेटी के घर से बारात सिर्फ इसलिए वापस ले जाते हैं कि उसके माँ बाप ने हमारी सोच के मुताबिक जहेज़ ना दिया। शादी करके उस लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि वो हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करती। आज भी हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ दामादों को तो बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन बहुओं की जान आज भी सूली पर लटकी रहती है कि जहाँ एक ज़रा सी गलती हुई और उसको घर से बाहर निकाल दिया। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जहाँ रिश्तों में निभ ना सकी, वहीं अलहदगी इख्तियार कर लेनी है। हम आज बात करने जा रहे हैं उस मसले पर जो शायद अब हर घर में पेश आने लगा है, सेपरेशन यानी कि अलहदगी, जिसमें आखिर में बहुत ही नागवार से 3 लफ्ज़ बोल के पूरी ज़िंदगियां दरगोर कर दी जाती हैं। मेरा सवाल है कि आखिर ये नागवार अल्फाज बोलने की नौबत ही क्यों आती है? क्यों हम ये नागवार अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि हम पूरी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं? आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे। जानने के लिए देखते रहिए हमारा शो। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया है फिट रहें स्मार्ट लगें, जहां पे आज मैं वेलकम करूंगी हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आयशा मीर को। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आयशा, जैसे कि Nice हम to सब see you जानते हैं, सेम हियर माय डियर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो है वो इकबाल डे मनाया जा रहा है, 9 नवंबर है। और मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी कि इंट्रो मेरा इतना सलीस उर्दू में था, और क्यों, यानी कि जब भी हम हमारे जो हीरोज़ हैं, ये कायदे आज़म हो गए अल्लामा मोहम्मद अली, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अल्लामा इकबाल साहब हो गए, इनके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो एक तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इनका एक हमारे ऊपर उनका जो ऑरा है माशाल्लाह इतना बड़ा, हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि जोश आ जाता है हमारे अंदर इतना कि मुझे पता नहीं चला कि जोश में बोलते बोलते मैंने उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो गलत ले ली। 9 नवंबर 1877 है, मैंने बेदहानी में 1977 यानी कि 1977 कह दिया। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला, बाद में मुझे मेरी जो है वो टीम ने बताया, तो बहुत बहुत माजरत जनाब, क्योंकि कभी कभी जोश में ना आपको पता नहीं चलता, रवानी में आप कह जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन सुनने वाले को पता चलता है। तो वैसे ही मुझे मेरी टीम ने बताया, हो जाती हैं खैर गलतियाँ, क्योंकि जब इतना बड़ा नाम है, हमारे इतने बड़े हीरोज़ हैं कि हम कोई नहीं होते उनकी शान में कुछ कहने वाले, हम अल्फाजों से बयान ही नहीं करते, लेकिन फिर भी हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम उनकी शान में कुछ कहें, तो उस जोश और जज्बे में जो है वो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं हम हमारा फिटनेस का सेगमेंट। आयशा, जब भी आप आती हैं, या हमारे ज़्यादातर हम जब एक्सपर्ट से बात कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा सवालात यही होते हैं कि हम वेट लूज़ कैसे करें, या हम बेली फैट कैसे कम करें, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। लेकिन कहीं कुछ लोग इसके बरक्स भी होते हैं, ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं हमें मोटा होना है, Yes. हमें अपना वेट बढ़ाना है, हमें बॉडी पे मसल फैट चाहिए। तो ऐसे कितने क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? बिकॉज आई ट्रेन वुमेन, तो उसमें तो बहुत ही कम होते हैं। एंड द पीपल हु डोंट हैव लाइक बहुत सारा फैट, तो दे आर लकी। बट जो बहुत स्किनी होते हैं, फिर उनका ये होता है कि जी हमें मसल्स गेन करने हैं और वेट थोड़ा बढ़ाना है। ये मैं बता दूं, वेट लूज करना इज इजी देन गेनिंग मसल्स। रियली? इट्स रियली हार्ड वर्क एंड लेकिन इट मुझे टेक्स लग लॉन्ग रहा है टाइम। कि ये शायद उन लोगों के लिए है जिनकी टेंडेंसी जो है, बाज़ लोगों की बॉडी फिजिक होती है वो बिल्कुल लीन थीन होती है। आई थिंक उनके लिए मुश्किल है। हाँ, देयर आर सेवरल रीजन। एक तो ये कि मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिनको हाइपर थायराइड होता है उनका भी वेट नहीं बढ़ता कितना भी वो खा हाँ, ये लें। है। फिर आपको ये जिनको रूल आउट हाइपर थायराइड होता है ना, फिर आपको ये रूल आउट करनी पड़ती है सबसे पहले मेडिकल कंडीशंस। अगर वो नहीं हैं और फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो नेचुरली आप स्किनी हैं। इसके नहीं है। बट यू कैन अगर आपको मेडिकल कंडीशंस हैं तो आपको वो ट्रीट करा के और फिर मसल गेन पे काम करना पड़ता है। और जिनकी नेचुरली फिजिक स्किनी है, दे हैव टू एवरीबडी हैज़ टू वर्क आउट, और फिर आपको कैलोरी सरप्लस, मतलब कैलोरी अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना पड़ता है। वर्कआउट ऑपोजिट होती है, लाइक जैसे हम कहते हैं कि हमें एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना चाहिए, उन लोगों को कहा जाता है कि खाना खा के वर्कआउट करें। यस, दैट्स ट्रू, Right? दैट्स ट्रू। ये मैं वैसे भाई मैं इस बात पे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी कि यार वेट गेन करना मुश्किल काम नहीं है बहुत। हम जैसे लोगों के लिए तो ऐसा है हाँ। कि अगर आप यहाँ पे बिरयानी रख दें या आइसक्रीम चॉकलेट्स कुछ भी रख दें, हम खाली उसको देख नियत लें। भर के देख लें ना, तो हमारे 2 किलो तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। हाँ, हमारे जैसे लोगों के लिए तो है हमारे ये। जैसे लोगों के लिए वेट कम करना कितना, या हमसे पूछे। बट ये कि जो जिनका वेट नहीं होता ना, जो बिल्कुल बहुत स्किनी होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्पेशली वुमेन, बॉडी शेप में लाने की भी जरूरत। एग्जैक्टली, Men को ज़्यादा, बहुत हाँ, ज़्यादा होता है। अच्छा, मैंने देखा भी है कि जो टीनेजर्स बॉयज़ होते हैं वो बहुत लीन थीन होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे स्केलेटन के ऊपर आपने स्किन हाँ, एक तो उनकी ग्रोइंग एज होती है, एक दफ़ा वो ग्रो कर रही होती है, बोन्स ग्रो कर रही होती है, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, तो ऐसे में बीइंग स्किन इज़ फाइन। क्या ये एक मिथ है कि कहते हैं कि भाई आपको जो है, आप जब जिम जाते हैं, लाइक जब इस एज में जब आप बहुत स्किनी हैं, बहुत लीन थीन हैं, बॉयज़ की बात कर रही हूँ मैं, कि आप जब जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी खुलती है, तो फिर आप एकदम से फूल जाते हैं, आपका वेट गेन होता है, या फिर वो एज के साथ साथ थोड़ी सी वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है आपके मसल्स को जो है वो खोलने के लिए या चार्ज करने के लिए? नहीं, जब भी मसल गेन के प्रोसेस में होते हैं, इट टेक्स एक तो लॉन्ग टाइम, दूसरा ये कि आपको वर्कआउट आपको करने पड़ते हैं, चाहे आप कम एज में हैं या ज़्यादा एज में हैं।
कंसिस्टेंसी और स्लोली ग्रेजुअली आपका वेट गेन होता है। ये नहीं हो सकता जी आपको कैलोरी सरप्लस की ज़रूरत है, आपने खाया 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 फिर 3-4 घंटे वर्कआउट किया और फिर जो है ना खा लिया। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। आपको बैलेंस डाइट सरप्लस में लेनी है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें खानी चाहिए जिससे हम जो है वो आसानी से अपना वेट इंक्रीज कर सकें बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा डाइट प्लान हमें बताइए। देखिए, वेट गेन करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले वर्कआउट और इंटेंस वर्कआउट, वेट लिफ्टिंग वाला। सबसे पहले वर्कआउट और उसके बाद आपकी बैलेंस डाइट, तीसरी आपकी हाइड्रेशन, बल्कि 5 चीज़ें मैं कहूँगी। चौथा आपका रेस्ट और आपका मल्टीविटामिन्स, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली आपका वेट गेन होगा। यू हैव टू गेन हेल्दी वेट, नॉट जस्ट फैट। वो तो देखें कोई भी खा लेगा तो फैट फिर क्या होगा, पेट निकल आएगा और तो कुछ नहीं होगा। यही बात आपसे अगला सवाल करने वाली थी कि आप बात खत्म करें कि यूजुअली होता है, ये देखा जाता है कि भाई हमें वेट बढ़ाना है तो हमने बिरयानी की 2 प्लेटें खा ली, जंक फूड्स पे चले गए, या अक्सर कहा जाता है कि आप शेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें या चीज़ ज़्यादा खाएं तो आपका वेट बढ़ेगा। कि मेरा भतीजा करता था तो मुझे याद है उसको उसके इंस्ट्रक्टर कहते थे कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 ग्लास जो हैं वो शेक पिए, कम से कम भी 4 ग्लास शेक पिए। तो वो सुबह उठ के शेक पीता था, दोपहर में शेक पीता था, रात को सोने से पहले शेक पीता था। वो बेचारा शेक ही बनाता रहता था। नहीं, 2 मील्स बहुत ज़रूरी हैं फॉर द पर्सन हु आर इन प्रोसेस टू गेन वेट। सबसे पहले तो आप प्री वर्कआउट अपना जो मील ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पोस्ट वर्कआउट से पहले जो आप अपना खाना ले रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कहीं भी जंक फूड हम अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपने वजन बढ़ाना है तो याद रखिए हम वजन बढ़ाने पे बात कर रहे हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से। अगर वजन भी आपने बढ़ाना है तो उसके कुछ हेल्दी मील प्लान होते हैं जो आयशा हमें बता रही हैं। लेकिन इसमें जंक, पिज्ज़ा, बर्गर, बिरयानी ये कहीं नहीं आते। यू विल गेन वेट बट यू विल गेन फैट दैट वे इफ यू आर ईटिंग जंक। फिर पेट ही निकलेगा, फिर वो बॉडी की शेप सही नहीं आएगी। जैसे मुझे कुछ 1-2 एग्जांपल्स देंगे जैसे हमें क्या खाना चाहिए अगर हम वर्कआउट से पहले। तो प्री वर्कआउट से पहले, प्री वर्कआउट जब आप वर्कआउट के लिए जाते तो मेरा ख्याल से 1 आवर बिफोर आप बनाना स्मूदी ले लें। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गेनिंग वेट और वो इट हेल्प्स यू गेनिंग वेट। आप बनाना ले लें, कोई फ्रूट ले लें, स्मूदी ले लें, बनाना के अंदर मिल्क डाल लें, पीनट बटर डाल लें, कॉफ़ी ऐड कर लें, उसको आइस डाल के ब्लेंड करें और वो पी लें। प्री वर्कआउट बूस्टर है वो, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग आउट, बिकॉज आपको गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रेप्स चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं आपको उसकी जो थ्रेड हैं वो तोड़ने होते हैं ताकि जब वो वापस जुड़ें तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हों। जब वो स्ट्रॉन्ग होएंगे तो फिर ग्रो करेंगे। तो फिर अच्छा, जब आप उस प्रोसेस में जाने के लिए यू नीड टू ईट बिफोर एंड ईट राइट। जिस तरह बनाना हो गया, एप्पल हो गया, पीनट बटर सैंडविच हो गया और इस तरह के कोई हल्के से स्नैक ले लिया आपने। फिर आप वर्कआउट पे गए, वर्कआउट किया। वर्कआउट के भी एक तरीका है वेट गेन करने का। फॉर एग्जांपल अगर हम पुशअप की एक सिंपल एग्जांपल लें तो आपने पुशअप पहले फॉर एग्जांपल 10 लगाए हैं, 10 पुशअप किए हैं आपने, तो दैट इज़ लाइक योर वार्म अप। you're warming up your muscles before वो उस प्रोसेस में जाने के लिए जहाँ आपके मसल्स की थ्रेड ब्रेक हो। ये उनके गोले की तरह होता है, टूट जाते when you rest it joint again and then it grows, फिर आपका मसल गेन होता है। फिर इसके अलावा प्री वर्कआउट मील के अलावा पोस्ट वर्कआउट मील इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो एक्सरसाइज के बाद आपने खाना है जी, उसमें क्या ले सकते हैं? उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपको प्रोटीन लेना है, आपको अपनी फैट की लिमिटेड क्वांटिटी लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आप रोटी, दाल, सब्जी आप घर की बनी हुई खा सकते हैं। तो इसमें राइस, बॉइल्ड राइस प्लेज वाइटल रोल टू गेन योर मसल्स। अच्छा, प्रोटीन आपको जो आप वर्कआउट करके आए हैं उससे वो रिकवर करेगा आपकी मसल्स को। रिकवरी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि थ्रेड्स जो हैं उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। फिर फैट्स आपको एनर्जी के लिए चाहिए। फिर उसके साथ आप फाइबर्स लें, फाइबर्स थ्रू वेजिटेबल, क्योंकि जब आप इस तरह का खाना खाएंगे यू विल बी कॉन्स्टिपेटेड, तो आपको फाइबर्स लेने की ज़रूरत है ताकि आपको न्यूट्रिशंस मिलती रहें। और मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी हैं, दैट इज़ योर माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए और आपकी फैट्स हो गए, दीज आर योर मैक्रो
एंड मैक्रो एंड माइक्रो आपको दोनों का ख्याल रखना है। माइक्रो से आपको मल्टी वाइटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, मैग्नीशियम, जिंक, एवरीथिंग। सो यू नीड टू टेक लाइक आराम से मिल जाती है फार्मेसी आयशा, ड्यूरिंग वर्कआउट ये सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वेट गेन सप्लीमेंट्स जो होते हैं, क्या ये लेना सही है? लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर गोल, बट इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि नॉट नेचुरल, आई डोंट सपोर्ट। लेकिन देयर आर पीपल who take वो तो that। फिर एक अलग लेवल पे अगर आपको जाना हो, आपने एज ए प्रोफेशन इसको लेना हो तो इट्स अ डिफरेंट मैटर। Yes। लेकिन अगर एज ए नॉर्मल पर्सन अगर आप जो है वो वेट गेन करना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मस्कुलर बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो डू यू थिंक कि आप समझती हैं कि ये ठीक है सप्लीमेंट्स लेना, वेट गेन सप्लीमेंट्स लेना, भाई जब या इसके आपको- साइड इफेक्ट्स भी हैं? आई एम श्योर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे इसके, बट क्या ज़रूरत है, आपने कौन सा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? गो विद द नेचुरल थिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट, स्लोली ग्रेजुअली यू विल बी देयर। आपको इतनी जल्दी क्या है? हाँ, अगर पार्टिसिपेट करना है तो फिर ले लें। सही। मास गेनर आते हैं और प्री वर्कआउट के लिए भी मास गेन करने के लिए आपका प्रोटीन पाउडर, तो मैं वैसे भी कहूँगी जो गेन कर रहे हैं वेट, उनके लिए ज़रूरी है वो लें। वो यू कैन टेक दैट प्रोटीन पाउडर आफ्टर वर्कआउट के बाद ले सकते हैं एज प्रोटीन। फिर आपको उसमें ओट्स मिला लें, सही। पॉरेज, दलिया जो लेकिन होता हाँ, है, सप्लीमेंट्स पे ना जाएं, बेहतर यही है। बेहतर यही है इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग। एग्जैक्टली। फिर अब जस्ट मेक इट योर लाइफस्टाइल। ये हमारे यंगस्टर्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको बहुत जल्दी होती है कि बस हमने आज जिम ज्वाइन किया और 10 दिन के अंदर जो है हमारे थोड़ा थोड़ा मसल्स आना शुरू हो जाए। बहुत 2 दिन बाद जाकर शीशे में ना अपने मसल्स चेक कर रहे होते हैं, बाइसेप्स देख रहे होते हैं कि आज कहाँ तक पहुँचे। तो कोशिश करिए, जैसे कि हमारी एक्सपर्ट ने कहा, कि नेचुरली प्रोसेस के ज़रिए जो है आप मसल्स गेन करिए, ना कि आप किसी सप्लीमेंट पे जाएं, क्योंकि बाद में ये आपके लिए ही नुकसानदेह है मेरे भाई। तो जनाब, हम आगे मज़ीद बात करेंगे आयशा के साथ, वर्कआउट एक्सरसाइज भी सीखेंगे इनसे कि किस वर्कआउट से हम जो है अपना वेट गेन कर सकते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारा सेगमेंट चल रहा है फिट रहें स्मार्ट लगें। और हमारे साथ मौजूद हैं आयशा मीर, जो कि अब हमें सिखाने वाली हैं कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो घरों में कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो वेट गेन कर सकते हैं, राइट? जी आयशा, तो बताइए सबसे पहली एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए हमें? सबसे पहले मैं बताऊंगी फॉर योर लोअर बॉडी, डेडलिफ्ट्स। This is like very commonly done wrong exercise। और कॉमनली हम गलत करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उर्दू में इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो हाँ, बहुत ज़्यादा लोग लाइक जब भी लोग कर रहे होते हैं ये वाली डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं तो यूजुअली गलत कर लेते हैं एंड दे डोंट फिगर आउट कि राइट पोस्चर क्या है। बैक हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर बैक हर्ट हो जाती है, बिकॉज हम जो लार्ज मसल है उस पर काम कर रहे होते हैं, हैमस्ट्रिंग पे, और वी टेंड टू लाइक हम ज़्यादा वेट उठा सकते हैं डेडलिफ्ट करते हुए। तो जब ज़्यादा वेट उठाते हैं और ज़रा सा पोस्चर गलत हो जाए फिर लोअर बैक हर्ट हो जाती है। तो अच्छा ठीक है, फिर मैं इसका डेडलिफ्ट का बताती हूँ। द साइड व्यू, आई थिंक इस तरफ सही है। आप जहाँ कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले यू हैव टू स्टैंड शोल्डर विद द पार्ट। इट डिपेंड्स लाइक विच मसल यू आर टारगेटिंग। मे बी यू कैन कीप योर लेग्स वाइडर डिफरेंट मसल टारगेट करने के लिए। अभी आप लोअर बॉडी का बता रही हैं कि अगर लोअर बॉडी को थोड़ा सा आप चाहते हैं कि मसल्स गेन हो उस पे, तो कौन सी एक्सरसाइज करें, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद यू हैव टू लाइक योर अपर बैक, योर अपर पार्ट विल बी गोइंग अप, ठीक है? और आप नीज बेंड करेंगे थोड़े से अपने, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज ये स्क्वाट हो जाएगा। सो नीज बेंड करेंगे और ये वाला पार्ट पेल्विस आपका, यू विल बी फ्लेक्सिंग इट। व्हेन यू विल बी फ्लेक्सिंग इट यू विल बी गोइंग डाउन एंड बैक स्ट्रेट कम अप, ठीक है? जब आप नीचे जाएंगे और यहाँ से ये वाला पार्ट इस पोजीशन पे आके आपने लॉक कर लिया और अब आप सिर्फ अपर अपनी बॉडी मूव कर रहे हैं। व्हेन यू विल बी गोइंग डाउन यू विल बी फीलिंग एन इंटेंस स्ट्रेच ऑन योर हैमस्ट्रिंग होगा, ठीक है? मसल गेन करने के लिए सबसे पहले तो आप 10-20 खाली ऐसे विदाउट वेट आप अपनी डेडलिफ्ट इस तरह कर लें। इट वुड बी लाइक वार्म अप, ठीक है? फिर उसके बाद आई डोंट हैव डम्बेल विद मी राइट नाउ,
तो आई बी यूजिंग दिस बॉटल, बट आपने अपनी फिटनेस लेवल के हिसाब से अपनी डम्बेल को देखना है कि कितना आप उठा सकते हैं। लेकिन घरों में भी अगर किसी के पास डंबल नहीं है तो वो जो है वो ऐसे पानी की बहुत बॉटल सारी चीज़ें हमारे use घर कर में सकते हैं। इजीली अवेलेबल होती हैं। सही। फॉर एग्जांपल 5 लीटर की वाटर बॉटल, सही। वो आप उठा लें, चावल भर लें किसी चीज़ में, दालें भर लें, जो भी लाइक इजीली easily अवेलेबल कर है। सकते हैं। सो आई डोंट हैव डम्बेल, आई एम यूजिंग दीज, सो यू विल बी होल्डिंग दीज लाइक दैट एंड पहले आपने 20 में भी डेडलिफ्ट्स करके और फिर आपने वेट के साथ स्लोली करना है, ठीक है, स्लोली करना है। जितना आप स्लो करेंगे उतने मसल्स आपके ग्रो होंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू कीप योर बैक कम्प्लीटली स्ट्रेट। अगर आप इसमें ये देखें, माई बैक इज़ नॉट कर्व्ड, इट इज़ स्ट्रेट, आई एम प्रेसिंग इट इन एंड देन गोइंग डाउन, ठीक है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है व्हेन यू आर गेनिंग वेट। बस कमर का ख्याल रखना है कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, आपने हाँ। उसको बेंड नहीं करना है। बेंड नहीं करना है, अदरवाइज लोअर बैक बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज पुशअप। पुशअप का भी मैं यही कहूँगी कि आप 7 से 10 पुशअप बिगनर लेवल पे आप जो है वो 7 से 10 पुशअप एज वार्म अप कर लें। उसके बाद इफेक्ट आना शुरू होगा मसल ग्रोइंग का, ठीक है। तो फिर हैंड्स राइट अंडर योर शोल्डर हियर, मैं आपको थोड़ा सा वो बता रही हूँ टोज के ऊपर, राइट। सो हैंड्स राइट अंडर योर शोल्डर, और मे बी यू कैन कीप स्लाइटली वाइडर टू ये वाले, फिर ताकि ग्रो वाइडर तरीके से हों और चेस्ट भी आपका इसमें इन्वॉल्व हो, राइट। नाउ यू आर बेंडिंग योर elbows and going down, ठीक है, touching your chest with the floor and coming up, ठीक है। ये आपने 8-10 पुशअप कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद try to hold and come up slowly, ठीक है, try to hold and come up slowly, ठीक है। इस तरह से आपने अपने रेप्स इंक्रीज करते जाने हैं। जितने आप रेप्स इंक्रीज करेंगे उतने ही आपके मसल्स ग्रो होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने 60 पुशअप किए हैं, टुमारो मे बी आई वांट टू डू लाइक 80। ये करना ही पुशअप सबसे पहली बात तो ये बहुत मुश्किल काम है आयशा। बिगनर लेवल पे जो कि पहली बार ये पुशअप्स करना शुरू कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली डेफिनेटली नहीं जा सकते, इस तरह के पुशअप्स नहीं कर सकते। तो क्या वो अपने पैरों के नीचे कोई छोटी सी लाइक टेबल या कोई किसी चीज़ की मदद के ज़रिए कर सकते हैं? हाँ, अगर बिगनर लेवल पे हैं तो बिल्कुल एलिवेटेड पोजीशन में कर सकते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ दिस टेबल? हाँ, आप जो आप चाहें यूज़ कर सकती हैं, आप ये वाली ले लीजिए। राइट, अच्छा, इस टेबल पे लाइक बहुत ही बिगनर लेवल है ये। बहुत आपने हाई है push-up नीचे वाला, सही। शुरू करने के लिए यहाँ पे हाथ रखा एलिवेटेड पोजीशन में एंड स्टार्ट विद दिस मे बी, ठीक है। सही। और फिर उसके बाद ये शुरू आप कर दें, यहाँ बट से ये कर कि मसल गेन पोजीशन पे आने के लिए आपको रेप्स बहुत बढ़ाने बढ़ाने पड़ेंगे। पड़ेंगे और वेट गेन दूसरी करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि Yes. आपका बॉडी मसल जो मे है बी वो यू खुले। माइट रीच टू 100 पुशअप वन डे, बट जो भी आप करें एक ही मसल को बार बार काम करें इस बार-बार पे, काम करें। ताकि वो टूटे, स्ट्रांग हो, ग्रो करे, ग्रो करे, सही। ठीक है। जी। और एक और मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, स्क्वाट्स हम करते ही हैं, ठीक है। स्क्वाट्स में मैंने पहले भी बताया था, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें भी आपने नीचे जाना है, नीज आगे ना आए, ठीक है, आपकी बैक स्ट्रेट हो और यू आर सिटिंग लाइक यू आर पुशिंग योर सेल्फ बैक, ठीक है। और फिर आप ऊपर आएँ, आपने 10-20 स्क्वाट कर लिए एज वार्म अप, उसके बाद यू आर लिफ्टिंग वेट, ठीक है। अभी हमारे पास वेट नहीं है और आप ये बॉटल यूज़ कर सकती हैं, या नो प्रॉब्लम। जस्ट आई हैव जस्ट वन बॉटल अभी। एक वहाँ चली गई, मैं ला देती हूँ उठा के, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा, मुझे ये बताइए आयशा के स्क्वाट्स तो हम कहते हैं कि वेट लूज करने के काम आता है, तो फिर हम ये वेट गेन कैसे करेंगे इससे? देखें, स्क्वाट सिर्फ और सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए नहीं है। जब आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं और आप एक्सरसाइज स्क्वाट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप आपकी रिक्वायरमेंट से आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आप मसल गेन करेंगे, चाहे स्क्वाट करें चाहे पुशअप करें। इवन जो वेट लूज़ कर रहे होते हैं वो भी पुशअप करते हैं, बट मे बी दे आर नॉट डूइंग मोर रेप्स। अच्छा, जिस तरह हम स्क्वाट अभी करेंगे तो वो जो वेट लूज़ कर रहे होते हैं वो मे बी
50-60 स्क्वाट्स कर लेंगे, लेकिन जो वेट गेन करेंगे वो ज़्यादा रेप्स करेंगे। 100 तक जाना, यही हाँ। आपने सही कहा था। अब हाँ। मैं मानती हूँ ये बात कि वेट गेन करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। वेट गेन जितना करना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा हाँ। आप बता रही हैं, जितने ज़्यादा रैप्स करेंगे हाँ। तो वाकई इट्स अ ह्यूज नंबर। और यू नो ये 100 वाली पोजीशन जो है वो एकदम से नहीं आएगी, इट विल टेक टाइम, बिल्कुल। बट यू हैव टू टेक अ स्टार्ट। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कर लें। सही, आप करके दिखाइए। अच्छा, आप अपने वेट्स यहाँ पे भी रख सकते हैं और हैंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू कीप इंक्रीजिंग वेट स्लोली ग्रेजुअली, मे बी यू स्टार्ट विद 4 kg एंड देन 6 एंड देन 8 10, फिर आपकी कोई लिमिट नहीं है, अच्छा, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग डाउन एंड कमिंग अप, गोइंग डाउन एंड कमिंग अप, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज और वेट्स के साथ, बट ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज द रेप्स एंड द वेट। सही, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो जी। अपने रैप्स भी बढ़ाइए। हाँ। और नंबर ऑफ वेट जितना है, अगर 4 हाँ। से स्टार्ट किया है तो 5 पे 6 पे आप स्लोली ग्रेजुअली वो भी बढ़ाइए, वजन भी बढ़ाइए। जी, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अपनी मल्टीविटामिन, यू नीड टू टेक एवरीथिंग टू गेन मसल, नहीं तो फिर क्या होगा, लूज होते सही, जाएंगे। इसके अलावा कुछ और आप बताएंगी? एक और एक्सरसाइज है, दिस इज लाइक, यू नो, वी डोंट हैव बेंच हियर, बट दिस इज लाइक बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस। आई वुड से आई विल लाई डाउन और ठीक है, तो to get a lift, I'll lift my body slightly up, and these are, you know, we'll assume these are dumbbells, ठीक है, and you're bringing them down by stretching your biceps, your chest, your arms, and bringing it down. अगर हम बेंच पे लेट के इसको करेंगे तो हमें ज़्यादा लिफ्ट मिलेगा और हमारी एल्बोज ज़्यादा नीचे जाएंगी, देन ये वाला पार्ट चेस्ट का ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, सही, ठीक है। When you are coming up, you are stretching out. When you are bringing your arms down, you are squeezing in down, ठीक है। और इसका भी अगेन वही है, जितना आपने नंबर ऑफ रैप्स बढ़ाएंगे Yes. उतनी जल्दी जो है वो हाँ। आपको रिजल्ट मिलेगा। Exactly. थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें जो है आज इतना मुश्किल काम सिखाया कि वेट कैसे गेन करते हैं, और अब मैं ये बात मान गई हूँ उन लोगों के लिए वाकई बहुत मुश्किल काम है जिनको वेट बढ़ाना है अपना। थैंक यू सो मच आयशा। Thank you so much, Varda, having me here. It was nice seeing you again. थैंक यू सो मच Thank माय you. डियर। और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर घरों में आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो प्लीज़ या तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं वैसे ही फॉलो करें, और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा सिवियर एक्सरसाइजेस पे जाते हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन ही जो है वो आप वर्कआउट करिए, ताकि किसी भी इंजरी से जो है वो बचा जा सके। तो जनाब, इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम टू द सेगमेंट हुस्न का राज। क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत हंसी भी जो है वो हुस्न के राज में ही आती है? ज़रा सोचिए, अगर आप हंस रहे हैं और आपके दांत अच्छे नहीं हैं या आपके गम्स जो हैं वो डार्क हैं तो आपकी हंसी कैसी लगेगी? हम हंसेंगे नहीं, हम यूं करके हंसेंगे करके। लेकिन एक हंसता मुस्कुराता चेहरा उस वक्त अच्छा लगता है कि जब वो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और ओरल हाइजीन में आता है हमारे मुंह की सफाई। तो इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है हमारे साथ डॉक्टर अली हुसैन खान, जो कि एक डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कि आप अपने इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे शो Thank पे you. आए और Thank you हमारे very much. व्यूवर्स को आप गाइड करेंगे ओरल हाइजीन के बारे में, क्योंकि आप खुद एक माशाल्लाह से सर्जन हैं डेंटल के। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी, ओरल हाइजीन तो हम बात करेंगे कि डेंटिस्ट्री जो है एक बहुत ही सेंसिटिव जो है एक डिपार्टमेंट है, मैं कहूँगी कि डॉक्टर के अंदर। लेकिन डॉक्टर्स में कोई MBBS है, कोई हार्ट सर्जन है तो उसको बहुत हाई लेवल पे देखा जाता है, डेंटल सर्जन्स को बेचारों को इतना पूछा नहीं जाता या उनको अच्छा। इतनी अहमियत नहीं दी जाती, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरी सोच इस बारे में थोड़ी सी डिफरेंट है। नहीं, आपकी सोच अलग होगी। मैं आपको जी, लॉजिक जी। बताता हूँ। लॉजिक ये है कि तमाम मेडिसिन की फील्ड को MBBS मेडिसिन के अम्ब्रेला के अंदर रख दिया गया है, सही, ठीक है। उसमें आइस भी आ जाता है, उसमें हार्ट भी आ जाता है, ब्रेन भी आ जाता है, ऑर्थोपेडिक्स भी आ जाते हैं, तमाम चीज़ें। उसके बाद फिर फर्दर स्पेशलाइजेशन। एक डेंटिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसको अलग रखा गया है, बिल्कुल। तो उसकी वजह ये है जी।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंटिस्ट बन रहा है उसको पता है कि वो एक माउथ की तमाम जो है मसूड़ों से, ज़बान से, गाल से डील कर रहा है, जो कि गेटवे है एग्जैक्टली हमारे जिस्म का। जो भी हम खाते हैं वो मुंह से ही खाते हैं। बिल्कुल अगर खुदा न खास्ता कोई जरासीम हमारे मुंह में चले जाता है तो वो हम लोग जब खाना खा रहे होते हैं उसी दौरान जाता है। और मुंह में इटसेल्फ बहुत से ओरल फ्लोरा, बहुत जरासीम होते हैं, जो कि हम अगर अब जो थूक में भी होते हैं, हमारे मुंह में भी होते हैं, ज़बान में भी होते हैं। इसीलिए तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो मुंह की सफाई ना रखना है। अगर मुंह हमारा ख़राब होगा तो हमारे जिस्म में बीमारियां होती हैं। अब मैं कल भी एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि जो डायबिटीज़ है, जो हर चौथा बंदा पाकिस्तान में डायबिटीज़ का शिकार है, उसका लिंक डायरेक्टली हमारे मसूड़ों से है। अगर हमारे मसूड़े ख़राब हैं तो हमारा शुगर लेवल ठीक नहीं होता। अच्छा तो एंड वाइस वर्सा, शुगर लेवल ठीक नहीं है तो मसूड़े भी ख़राब होते हैं। अच्छा तो क्या यही वजह है कि इस शोबे को जो है बाकी डॉक्टर के शोबों से अलग मुख्तलिफ Exactly, रखा और जाता 4 है? साल की पढ़ाई इसीलिए है। और फिर इसमें भी स्पेशलाइजेशन है। इसमें तो बहुत डेप्थ है, इतनी Exactly. गहराई है हर चीज़ में। और लेकिन मैं ख़ास तौर पे कोविड के दौरान जिस तरह से आपने लोगों को, डेंटिस्ट हैं जितने भी हमारे, उन्होंने लोगों को ट्रीट किया है, तमाम लोगों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा Exactly. क्लोज कांटेक्ट होता है। बहुत close जब आप किसी की फिलिंग कर रहे हैं, आप रूट कैनाल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं जो इमरजेंसी में आप लोगों ने लिए हैं। एग्जैक्टली ऐसा तो ही है। देखिए, मैं- हमने 14 दिन का जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन हुआ था, उसमें भी हमने ऑनलाइन कंसल्टेशंस की थी। Exactly. उसके बाद फिर एसओपी को फॉलो करते हुए पीपी स्पैन के और जो थर्मामीटर हम लोग यूज़ कर रहे थे क्लिनिक्स में, उसके बाद हम लोगों ने बेशुमार पेशेंट्स किए हैं। मैं आप लोगों आपको ये बताऊं और अपनी ऑडियंस को कि जितने भी डेंटिस्ट हैं, जो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं, उनकी इम्यून मैं आपको बताऊं कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो पहले से रेडी थे, क्योंकि हम हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे पहले। हमारे लिए वो बीमारियां भी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी, हौलनाक थी, तो हम कोविड के लिए पहले से रेडी थे टेक्निकली। प्रिपेयर थे नहीं, लेकिन फिर भी हेड्स ऑफ टू यू। और मैं तमाम हमारे डेंटिस्ट जितने भी हैं इस फील्ड में, जो असिस्टेंट हैं या जो बन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उन सबको मैं सैल्यूट करूँगी कि इतने टफ़ टाइम में भी जो है वो आपने, खैर तमाम हमारा मेडिकल जो स्टाफ था, सब ने इस सख्त एक मुश्किल इम्तिहान था, मैं कहूँगी हम सबके लिए, उसमें सबसे पहले सबसे आगे खड़े रहे। और डेंटिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ कांटेक्ट में होते हैं, तो उन्होंने भी ये काम बंद नहीं किया और उस दौरान भी आप लोगों को देखते रहे, पेशेंट्स को डील करते रहे, उनको कंसल्टेशन जो है वो देते रहे, कंसल्टेशन। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। Thank you. अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जो हम ओरल हाइजीन की बात कर रहे हैं, इसका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। हम डेंटिस्ट के पास उस वक्त जाते हैं जब हम दांत ख़त्म करके काम तमाम कर चुके होते हैं। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, रूट कैनाल या दांत निकलवाना। सही। तो एक एटीट्यूड ये बनाना है कि हमने डेंटिस्ट के पास 6 महीने में एक दफ़ा जाना है। उसकी वजह ये है, हम सब के पास गाड़ियाँ हैं आजकल। कराची में आपने देखा ट्रैफिक कितना है, ड्राइवर भी होता है, घर पे सफाई होती है गाड़ी की, लेकिन फिर भी हम वर्कशॉप लेके जाते हैं 3 महीने में। बिल्कुल। क्योंकि वो जो उसके पास औजार होता है वर्कशॉप वाले के पास, वो उन जगहों पे जाता है जहाँ हमारे ड्राइवर का हाथ नहीं पहुँचता। सेम विथ पेशेंट्स एंड आवर जनरल पॉपुलेशन। लेकिन मुझे हम ब्रशिंग करते हैं जी, लेकिन वो ब्रश हर जगह नहीं पहुँचता मुंह सही। में। तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना है ताकि हम डेंटिस्ट को कहें, डेंटिस्ट साहब आप जाके मसूड़ों की वो जगहें साफ करें जहाँ मेरा ब्रश नहीं ब्रश पहुँचता। नहीं इस पर जाता, आपने इस पर- दांत नहीं चमकाने, सही। सिर्फ मसूड़ों की सफाई अच्छा, करवानी। एक तो 2 सवाल इस पे आते हैं। पहली बात तो ये, क्या कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिक डेंटिस्ट कौन है? बिकॉज बहुत ही माजरत के साथ कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो है वो जगह जगह जो है वो क्लिनिक्स खुल गए हैं, हमें नहीं पता कि कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं वो स्टेरलाइज हैं कि नहीं है। अच्छा। तो इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूँगी, लेकिन इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली, जो कि सर्जन है, डेंटल सर्जन है, और इनसे हम ब्रेक में इतनी सारी बातें कर रहे थे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि शायद इस पर हम पूरी बात, हम पूरा शो कर सकते हैं इस पर। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था डॉक्टर साहब आपसे कि आपने जो मुझे बताना है तो आप उसका जवाब दीजिए। ये सवाल मैं रिपीट कर दूँ? सबसे पहले तो सोशल मीडिया। आजकल हम छोटी से छोटी चीज़ भी कोई लेने जाते हैं तो फेसबुक पे और दूसरे मीडियम्स पे हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ रिलायबल है, कहाँ से रिलायबल चीज़ मिलेगी। नंबर 2, वर्ड ऑफ माउथ।
आप कभी भी डेंटिस्ट के पास किसी के रेफरेंस के बगैर नहीं जाते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ आपने, अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड कोई गया हुआ किसी डेंटिस्ट के पास, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली आप उसको चूज़ करेंगे। नंबर 3, द मोमेंट यू एंटर द क्लिनिक और हॉस्पिटल, आपने डेफिनेटली इन्वायरमेंट देखना है, डिग्रीज देखनी है। जिस बंदे की डिग्री लगी हुई है वॉल पे, क्या वो अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। वंस यू आर पेइंग द कंसल्टेशन फीस, अगर आप दे रहे हैं उसको कंसल्टेशन फीस, तो ये आपकी राइट है कि आप पूछें कि क्या वही बंदा अंदर है या नहीं। आप सवाल करें एग्जैक्टली। नंबर 4 ये कि जब वो सामान आपके सामने रखेगा, प्रेजेंट करेगा, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ पैक्ड है, सामान वो हमारे सामने खोल रहा है। और हमें देखें, एथिक्स एक डेंटिस्ट्री की यही शो कराती है कि हम पेशेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, बाकायदा उसके सामने खोलते हैं ताकि उसको क्लियर हो। और अगर नहीं है चीज़ें, थोड़ी सी डाउट आपको लग रही हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आपने उससे पूछना है कि आप स्टरलाइज कैसे करते हैं, अपनी मशीन दिखाएं जाके, जिससे आप ऑटोक्लेव मशीन जो है वो दिखाएं ताकि चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाए। यानी कि आप ये सवालात कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप हेजिटेट मत होइए, आप मत शर्माइए, क्योंकि आखिर में ये आपकी पर्सनल हाइजीन का सवाल है और यहीं से 100 मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो लिंकअप करती हैं। ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, दूसरा एक अहम सवाल मेरा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए टूथब्रश कौन सा सही है? हमें कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं, सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है। अब ये डिपेंड करता है आप किन आदत में, अपने आप की आदतें क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर स्मोकर, सो स्मोकर्स के लिए हार्ड ब्रश बनाया जाता है, क्योंकि उनके दांत निकोटीन से डिपॉजिट हुए होते हैं। और ये रिसर्च ये कहती है कि जो स्मोकर्स है वो कैफीन इंटेक भी ज़्यादा लेता है, चाय एंड कॉफ़ी। तो फिर उनको जब कैफीन और निकोटीन के डिपॉजिट्स को साफ़ करने के लिए हार्ड ब्रश चाहिए होता है। सॉफ्ट तो खुद ख़राब हो जाएगा, दांत ठीक नहीं होंगे। अच्छा, सॉफ्ट में यह है कि सॉफ्ट प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए होता है, और जो कि जिनके दांत साफ़ रहते हैं, जिनकी इतनी आदतें ख़राब नहीं हैं, कैफीन इंटेक कम है, कॉफ़ी और निकोटीन नहीं लेते, तो फिर उनके लिए सॉफ्ट और कंसिडरेबली मीडियम भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, सॉफ्ट प्रेग्नेंट ख़वातीन में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो शुरू के मंथ्स होते हैं उनमें नौजिया, मतली वगैरह ज़्यादा होती है, तो उसमें सॉफ्ट ब्रश से ना वो नौजिया कम होता है। और जब भी प्रेग्नेंट ख़वातीन ब्रश करें तो सॉफ्ट पैलेट की तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर हमारे वो ट्रिगर होते हैं उसको वॉमिटिंग फील होने के या नौजिया के, तो वो शुरू में जो है। और टूथपेस्ट भी है कि दाने बराबर उसको टूथपेस्ट यूज़ करना होता है, ज़्यादा लेंगे तो फिर वो और ज़्यादा फील होगा। ऑलराइट, जो दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि जैसे कि हम जब टूथब्रश करना स्टार्ट करते हैं, या तो अक्सर ये तो भी ब्रश की ख़राबी की वजह से होता है कि हमारे गम्स में, यानी कि मसूड़ों में से खून आने लगता है, तो क्या ये किसी बीमारी की शुरुआत होती है कि हमारी ओरल हाइजीन सही नहीं है, तो इस वजह से जो है? मैंने रिसेंटली इस पर एक वीडियो बनाई थी, बड़ी वो वायरल हुई थी। इसमें यह था कि देखें, हम टूथब्रश, जब मैं डेंटिस्ट नहीं बना था तो मैं टूथब्रश तब तक यूज़ कर दे रहा था जब तक उसके वो ब्रिस्टल सारे निकल ना जाए। अब वो कंजूसी थी या लेजीनेस था, आई डोंट नो, लेकिन हमने देखे ब्रिस्टल्स को नोट करते रहना है कि ब्रिस्टल्स उसके हेल्दी हो, ताज़ा हो, अच्छी कंडीशन में हो, तभी वो आपके मुंह पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज़ उनका काम जो है ना वो उल्टा हो जाना है और उसमें एब्रेशन करनी है, यानी रगड़ देना है दांतों को। तो ब्रिस्टल्स का अपनी सही पोजीशन में, सही कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल जो मैं समझ गई, जो उस पे जो ब्रश के ऊपर आपके जो दाने होते हैं, लेकिन आजकल तो हैक्स भी आ गए हैं कि अगर आपके जो ब्रिस्टल्स हैं वो खुल जाएं तो गर्म पानी में ब्रश को उल्टा डाल दें तो सही हो जाएंगे। करने की ज़रूरत नहीं है ना, यानी कि आप नए पेज हैं, कोई चीज़ रख रहे हैं जो कि ख़राब कंडीशन में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर हैक जो है वो इस्तेमाल किया जाए अपने ऊपर जो है। एग्जैक्टली, तो एब्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि उसका आपने ख्याल रखना है, घिसने का, रगड़ने का। आपके एनेबल रगड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही अगर उसके साथ साथ पेशेंट को दांत आपस में मारने की आदत हो, जैसे हम ग्राइंडिंग करते हैं, जैसे कुछ लोग एंजाइटी में या फिर स्ट्रेस की वजह से आपस में दांत में भी कुछ लोग मैंने देखा है कि दांत बजा रहे होते हैं, ग्राइंडिंग कहते हैं। तो रात के वक्त जो ग्राइंडिंग करते हैं तो उन्हें भी ख्याल रखना है एब्रेशन का। साथ ही साथ तेजाबियत, उसमें इरोजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तेजाबियत और एब्रेशन मिल के भी दांत को घिसरते हैं, यानी कि जिनको एक तो बाहर से एसिड लेने की आदत हो थ्रू सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर जिनके पेट में प्रॉब्लम हो तो वो तेजाब जब मुंह में आता है तो वो संगे मरमर जो हमारे दांत हैं उनको इरोड करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है।
दांतों में ठंडा गर्म लगता है, जैसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं आमतौर पे, तो उसकी क्या वजह होती है? क्या वो शुरू से ही आई मीन जेनेटिकली आप में होता है, या फिर आपकी जो है वो आप ओरल हाइजीन की केयर नहीं करते इसलिए होता है? देखिए सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट एक तो लोकलाइज है और एक जनरलाइज होता है। अगर जनरलाइज यानी कि पूरे मुंह में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, अच्छा, अगर पूरे मुंह में है तो उसका मतलब आपके मसूड़े रिसीड कर रहे हैं, गिर रहे हैं, सेशन हो रही है मसूड़ों में। उसका एक वजह एज है, दूसरी वजह मसूड़ों की सफाई ना रखना है। जैसे कि मैंने समझाया कि आपने 6 महीने में एक दफ़ा जाके डेंटिस्ट को विजिट करना है, साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवानी है। नंबर जैसे 3, आप स्केलिंग कहते हैं आपकी टर्म्स देखिए में। स्केलिंग मैं लफ्ज़ में अपने मुंह में नहीं लाता हूँ, क्योंकि वो स्टिग्मा बन गया है हाँ, कि लोग यही दांत कमज़ोर हो कहते हैं। जाते हैं। तो मैं उसको गम ट्रीटमेंट कहता हूँ, यानी कि आपने मसूड़ों की सफाई, जैसे आप गाड़ी की सफाई करवाते हैं, वैसे ही आपने जो है मसूड़ों की सफाई करवानी है। दांत भले आप घर पे ही चमकाते रहें, भले आपको जो टोटका यूज़ करना है करें, मसूड़ों की सफाई जाके डेंटिस्ट से करवा लें, उसके बाद औजार है वो साफ़ करने के लिए। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं? हम बात करें सेंसिटिविटी के ऊपर, सेंसिटिविटी की बात। जनरल और लोकल। एग्जैक्टली, तो जनरलाइज सेंसिटिविटी में एज आ जाता है। कुश्ती दांतों के साथ एब्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो जब हम कुश्ती करेंगे तो मसूड़े नीचे जाएंगे, ये आ जाता है। जेनेटिक्स का कंपोनेंट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप मसूड़े जब हम पैदा होते हैं तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन पे आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत की वजह से, सफाई ना रखने की वजह से। अच्छा, एक और चीज़, डायबिटीज़ का मसूड़ों की रिसेशन से बड़ा लिंक है। जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो मसूड़े नीचे जाना शुरू होंगे, वो फूलेंगे, दांतों को कमज़ोर करेंगे और नीचे जाना शुरू होंगे। अक्सर औक़ात मेरे पास पेशेंट आते हैं, यंग होते हैं, मसूड़े भी साफ़ होते हैं, लेकिन उनके मसूड़े नीचे जा रहे होते हैं और कुछ दांत कमज़ोर होते हैं। इस कंडीशन में हम उनका डायबिटीज़ का टेस्ट करवाते हैं। थोड़ा सा वो रेजिस्ट करते हैं कि हम यंग लोग हैं, हमें ना हमारी फैमिली में है ना कुछ है, लेकिन द मोमेंट हम उनका टेस्ट करवाते हैं वो चीज़ें डायबिटीज़ वहाँ अनकंट्रोल, तो वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि मसूड़ों का भी शुगर से लिंक है। करेक्ट। इसी तरीके से कार्डिक जो कंडीशंस होती हैं, अक्सर ये रिसर्च ये कहती है कि हार्ट अटैक भी मसूड़ों की वजह से होता है। मसूड़ों में कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जिनका हार्ट अटैक से डायरेक्ट लिंक है। तो यानी कि आप देखें कि आपको अपने मुंह की सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हम इसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ब्रश कर रहे हैं दिन में 2 टाइम तो आई थिंक हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बाकायदा डॉक्टर के पास जाके हर 6 महीने बाद सफाई करवानी चाहिए अपने मसूड़ों की। अभी रिसेंटली आपने चित्राल में भी जो है वो आई थिंक कैंप किया था, कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट आपने जो कैंप लगाया था, जिसमें आपने वहाँ के लोगों को अवेयरनेस दी थी। जी, मैं असल में चित्राल में मैंने आइडेंटिफाई किया था, स्पेशली अपर चित्राल में, कि वहाँ कोई डेंटिस्ट नहीं है। तकरीबन 1.5 लाख की आबादी थी, उसमें कोई डेंटिस्ट नहीं था, सिर्फ टेक्नीशियंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने आइडेंटिफाई किया था और फिर आखान हेल्थ सर्विसेज ने मुझे अपने सेंटर्स प्रोवाइड किए थे। तो मैं अपनी टीम लेके चित्राल गया था, चित्राल। अब यकीन करें वर्दा, वहाँ पर 1600 प्रोसीजर्स किए हैं हमने, 1600 प्रोसीजर्स 20 दिन में। ऐसा लग रहा था शायद ये सालों से इंतज़ार में थे कि कोई डेंटल कैंप हो जाए। इतनी दुआएं मिली हैं मुझे। मैं अपना पोर्टेबल यूनिट, यानी कि जो कुर्सी थी वो पोर्टेबल बना के, उसको सारा सिस्टम, ऑटोक्लेव मशीन, एक्सरे पोर्टेबल सब लेके गया था वहाँ पर, और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर्स किए हैं। सिर्फ वो चार्जेस लिए हैं जो कि हमें दांत बनाने के लिए जो लैब कॉस्ट होती है, मिनिमल, सिर्फ वो चार्जेस लिए हैं। बहुत खुश हुए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप जून में वापस आएँ। और देखिए, इसकी वजह ये थी कि वहाँ अपर चित्राल में एक भी डेंटिस्ट नहीं था और टेक्नीशियंस प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर हेपेटाइटिस बी, सी और HIV चीज़ें बहुत कॉमन हो रही थी और लोग वहाँ डायग्नोसिस नहीं करवा पा रहे। डेथ हो रही थी लिवर डिजीज़ की वजह से, जिगर के कैंसर की वजह से। अब जिगर का कैंसर किस वजह से होता था? मोस्ट कॉमन कॉज इज हेपेटाइटिस सी। वो लोगों को पता वहाँ चल नहीं रहा। तो मैंने वहाँ जाके एक तो अवेयरनेस दी है कि देखें ओरल हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरी सामान की सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर 3 ये कि आपने, जैसे आपने कहा कि रिलायबल डेंटिस्ट कैसे आइडेंटिफाई किया गया। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर कॉमन, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं शुक्रगुजार हूँ आखान हेल्थ सर्विसेज का, उन्होंने इस नेक काम में मेरा साथ दिया और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी वो सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आप, बहुत अच्छी बात है कि आपने उस जगह जाके अवेयरनेस दी है जहाँ पे लोगों को इस बारे में जो है वो कुछ मालूमात ही नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि हमें रूट कैनाल करवाना है या हमें फिलिंग करानी है, लेकिन रूट कैनाल को लोग इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि अगर कोई डॉक्टर बता दे, उनको रिकमेंड कर दे,
क्योंकि वो आखिर में बुरी हालत हो जाती है कि मसूड़ा सूज जाता है, पस पड़ जाता है, तो ये सब कैसे पता चलता है कि किस वक्त आपको फिलिंग की ज़रूरत है, किस वक्त आपको रूट कैनाल कराना है? देखिए सबसे पहले तो जब छोटी सी कैविटी होती कैसे, पहले मैं बता दूँ। जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक, किसी भी मीठे को हम बार बार लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो मुंह में जो हमारे जो जरासीम है वो उस मीठे को कन्वर्ट कर देते हैं तेज़ाब में, और वो तेज़ाब वहाँ पर कैविटी बना देता है। जैसे कैविटी बनता है वो छोटा सा एक स्पॉट होता है, अगर आप उसी वक्त इसको एड्रेस करवाएं, अगर अपने मुंह को आप रेगुलर खुद डेंटिस्ट बन जाए अपने, वो एक ब्लैक स्पॉट जिसे हम Exactly. अमूमन कहते हैं कि अरे दांत में कीड़ा लग गया। पिट्स एंड फिशर पे होता है, वो एक नदी होती है दांत के ऊपर, जो वहाँ पर अगर वो नजर आए तो उसको वहीं जाके आप सीलेंट लगवा के उसको बंद करवा, यानी कि फिलिंग करवा लें। सीलेंट्स कहते हैं उसको, अच्छा, सीलेंट सीलेंट से बंद अलग करवा चीज़ दो। होती है। अच्छा, अगर वहाँ से आगे बढ़ जाए तो हमें हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द होना शुरू होता है, और फिर थोड़ा सा ठंडा लगना शुरू होता है, फिर आपने जाके फिलिंग करवानी है। ओ, तीसरा स्टेज आता है जब आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, दर्द इस किस्म का दर्द कि पेन किलर की ज़रूरत पड़ जाए, उस कंडीशन में आपने रूट कैनाल करवानी है। और अगर आपने यहाँ से भी प्रोलॉन्ग कर दिया तो फिर उस दर्द ने देनी है स्वेलिंग, पहले मसूड़े पे, फिर एक्सटर्नल स्वेलिंग देनी है, और फिर अगर इस हालत तक पहुँच जाए तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दांत निकालना। दांत निकलवा और लें। निकालने के बाद उसको लगाना देन इट्स एक्सपेंसिव प्रोसीजर, ओहो, तो इसीलिए डेंटिस्ट बदनाम है। ओ, नहीं, इसमें इसका ताल्लुक सर के दर्द से भी होता है कि अगर आपको अक्सर अगर दाढ़ में दर्द है तो आपके पूरा सर में दर्द शुरू हो जाता है और देखिए कान अगर में दर्द ऊपर का होता है दांत है फिर ना, अगर आपकी मैक्सिला इसका का मैं आपसे जवाब बिल्कुल लूंगी बेशक, लेकिन जनाब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। और अगर आप चाहें, आपके कुछ सवालात हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से जो है वो जवाब ले सकते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं, अपने मसाइल भी डिस्कस कर रहे हैं उनसे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जो हमें दांत में दर्द होता है, क्या उसका ताल्लुक सर दर्द से होता है और कान के दर्द से भी होता है? देखिए दांत का जो दर्द है, अगर ऊपर की तरफ दांत हो, मैक्सिलरी दांत हो, तो फिर उसका डायरेक्ट रेफर होता है टेम्पोरल रीजन पे, यानी कि इस तरफ कनपट्टी कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, कनपट्टी में इस तरफ जाता है। अच्छा, अगर नीचे का दांत हो तो वो कान तक रेडिएट करता है। जिस तरीके से हमारा दिल का दर्द हाथ पे जाता है, सही। इस तरीके से दांत का दर्द हमारे कान पे और कनपट्टी पे जाता है डायरेक्टली, और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कभी कभार कान में दर्द है, हमें कोई हेड में कोई न्यूरो का प्रॉब्लम है, तो जब भी हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिर यह है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, वो सारी टीम मिलकर काम करती है, फिर आपको वो भेजते हैं डेंटिस्ट के पास कि पहले आप जाके दांतों का मसला चेक करवाएं, अगर वो माइनस हो गया तो देन गो टू ENT, फिर उसके बाद फिर न्यूरो के पास, एंड देन साइकिल, तो एक साइकिल चल एवरीथिंग जाती इज है। कनेक्टेड। कनेक्टेड। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम मसला मैं ब्रेक में यूज़ी डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रही थी कि एक इशू होता है कि आपका ये जो गाल होता है, या गाल कहते हैं इसको, या ये आप अंदर से जो आपकी म्यूकोसा। जो म्यूकोसा जो भी होता है व्हाटएवर, ये आपके अक्सर आप पीछे की जो दाढ़ होती है उसमें आ जाता है। और ये मसला पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ चल रहा था, जहाँ मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ वर्ड कह रही थी तो वो इतना दांत में आ जाता था कि मैं कुछ और कह देती थी या तोड़ तोड़ के अल्फाज कह रही थी। ये बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और ये इतनी प्रोलॉन्ग कर जाती है, हफ्ता 8 दिन 10 दिन, कि हम इसकी तकलीफ में ही रहते हैं। थोड़ा सा डरा दूं आपको? आप डरा दें तो फिर। अच्छा देखें, जब हम ओरल कैंसर्स के कॉजेज़ पढ़ते हैं ना, ओरल कैंसर के कॉजेज़ पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला कॉज जो है ना वो चिक बाइटिंग है, ट्रॉमा है उस गाल का। ये क्यों होता है? उसकी वजह ये है, और ये उन लोगों को ख़ास तौर पे उनको ये नोटिस करना चाहिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो इग्नोर करते हैं इस गाल के निशान को या वो जो बीच में आता है। सबसे पहली वजह उसकी ये है कि जब हमारी अकल दाढ़, जो कि 18 से 25 के दौरान मोस्टली लोगों में निकलती है, अकल दाढ़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दौरान बंदा मैच्योर होता है, विज़डम आना शुरू होता है। अकल तो वैसे भी नहीं आती कुछ लोगों में। तो यह है कि कुछ लोगों में थोड़ा सा लेट होता है, 25 के बाद भी, यानी कि 30-32 साल, जैसे कि आपको भी मेरी अकल दाढ़ आ रही है अभी। तो उसमें ये होता है जब वो अकल दाढ़ आना शुरू होती है तो हमारी ऑक्लूजन जो है, दांत का बैठने की प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि दांत आपस में एक रिकॉर्ड होता है ना, एक तरीका होता है कि अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि ये दांत इस दांत से इस तरीके से मिलेगा। जब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो फिर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गाल डिस्टर्ब हो, तो वो बीच में आना शुरू होता है। द मोमेंट वो बीच में आता है तो फिर उसमें निशान पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर औकात लोगों की अकल दाढ़ें टेढ़ी आती हैं, या फिर ये होता है कि अकल दाढ़ जब निकल रही है तो वो इतनी प्रेशर से निकल रही है कि
कि आगे वाले दांत को भी टक्कर मार रही है और ख़ुद भी जब निकल रही है तो मसूड़े फूल रहे हैं। उस वजह से वो एक इंटेंस प्रोसेस वहाँ पर होता है, तकलीफ प्रोसेस होता है और पेशेंट को तकलीफ होना शुरू होती है। उसी दौरान गाल भी बीच में आना शुरू होता है। अक्सर औकात ऊपर की अकलदार टेढ़ी है, नीचे की अकलदार किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तब भी गाल बीच में आता है। इस कंडीशन में हम जाके एक एक्सरे करवाते हैं, बड़ा पूरे मुंह का एक्सरे होता है, ओपीजी एक्सरे कहलाता है वो, और हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या अकलदार को निकालने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर वो ऐसा लगता है अप्रेंटिस को कि वो फ्यूचर में उसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं होगी और वो ऐसे ही रहेगा, तो फिर उसको फौरी तौर पे निकालना है ताकि वो गाल का जो निशान है वो ख़त्म हो जाए वहाँ पर। सही, हाँ, वो एक पूरा वाइट स्पॉट पड़ जाता है ये ठीक नहीं है। देखें, कोई भी स्पॉट या कोई भी अल्सर गाल में 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो दैट्स डेंजरस। फिर आपने उसमें टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, बायोप्सी वगैरह। रिमेंबर दिस, वंस यू रिमूव द कॉज, एक दफ़ा कॉज रिमूव कर दिया, उसके बाद वो निशान परसिस्ट करे तो फिर आपने उसका टेस्ट करवाना है। कितना हसास एक मसला है ये, जिसको हम एक नॉर्मल कॉमन लेते हैं। नॉर्मली हम इस पे इतना ध्यान ही नहीं दे पाते। कि मेरे साथ पिछले हफ्ते ये मसला चल रहा था, मैं यानी कि मैंने लाइव शोज़ के अंदर मैं बात करते करते जो है वो गाल मेरा आ जाता था। अच्छा, इसका टोटका ये है कि इसमें नीम डॉक्टर साहब टोटका डॉक्टर साहब से टोटका, मॉर्निंग शोज में टोटके बड़े काम आते हैं। तो ये जो है नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करनी है। हाँ, ये मैंने की है। अगर ये आप करेंगी तो उससे ये है कि वहाँ पर थोड़े से जो इन्फ्लेमेशन है, मसूड़े जो फूलना होता है, वो कम हो जाता है। चलें जी, एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, मिसेस कासिम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मिसेस कासिम? अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था जी कि मेरा बेटा है तकरीबन 9.5 साल का, जी, तो मेरे बेटे को तेजाबियत हो जाती है, जब कोई चीज खाता है तो कहता है पेट में दर्द शुरू हो गया है। तो उस के मुंह से इतनी ज्यादा स्मेल आती है बच्चे के, हालांकि मैं दांत भी ब्रश कराती हूँ, लेकिन बच्चा खड़ा होता है तो तब भी उसके मुंह से इतनी ज्यादा बू आती है। तो नाक भी जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, नाक से भी पानी के जुकाम शुरू हो जाता है। उस साथ तो कोई बादी वाली चीज, चावल वो ज्यादा खाता है, मानता ही नहीं है, चावल कहता है हर वक्त खाऊं। बेसिकली मसूड़ों से इसका ताल्लुक है। स्मेल ठीक आती है, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग, राइट? जी जी जी, थैंक यू सो मच मिसेस कासिम, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जवाब देते हैं हम। जी ये जो डॉक्टर साहब। कंडीशन समझ में आ रही है इसमें यही है कि बच्चे की ब्रशिंग एक तो डिस्टर्ब है, वो ठीक ब्रशिंग नहीं कर रहा। अच्छा, 2 टाइम ब्रश करना है, रात को सोने से पहले एंड सुबह नाश्ते के बाद, ये टाइमिंग ध्यान में रखना। उसके बाद सुबह नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद एंड सुबह, रात को सोने से पहले एंड सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले नहीं। अच्छा, यानी कि विदाउट ब्रश वो नाश्ता करे, यानी नाश्ता करने से पहले तो ब्रश करेगा? नाश्ते के बाद करना है, क्योंकि आप नाश्ता करने के बाद आपने लोड दिया है। जो नाश्ते से पहले वाला है वो तो रात को इफेक्टिव होता है ना, रात वाली ब्रशिंग। अच्छा, आप बेड पे जाने से पहले ब्रशिंग करते हैं, राइट? सही। वो इफेक्टिव रहता है अनटिल आपने नेक्स्ट लोड नहीं डाला है। लोड मतलब खाना नहीं खाया। जैसे आपने खाना खाया यानी ब्रेकफास्ट किया है, फिर आपको ब्रशिंग की जरूरत पड़ती है। ओह, तो वो ये थोड़ी सी साइकिल ये है कि मिसकंसेप्शन है। हाँ, कि नाश्ते के बाद करना है और रात को सोने से पहले करना है, ये 2। उसके बाद आपने मसूड़ों की सफाई करवानी है। जो बच्चे की जो बदबू आ रही है उसकी वजह यह है क्योंकि वो गंदगी वहाँ जमा है मसूड़े और दांतों के बीच में गंदगी, फिर यह है कि वो स्मेल करती है। जब वो स्मेल करती है तो फिर उसके बाद या हेलिटोसिस जो जिसको कहते हैं, फिर यह है कि खाने पीने में मसला होता है, दिल नहीं चाहता किसी भी चीज़ का, टेस्ट सही नहीं होता, क्योंकि आपने जब ब्रशिंग करते हैं आप हमारी टंग को भी साफ़ करते हैं, राइट? टंग में सारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, तो फिर आपको चीज़ें खाने का दिल नहीं चाहता जो आप खाना चाहते हैं। तो इसलिए मसूड़ों की सफाई उनकी करवा लें। और अगर अब मसूड़े ब्लीड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो फिर एक एंटीबायोटिक है, वो बच्चे को देनी होगी, बट आप कंसल्ट कीजिए किसी डॉक्टर से ताकि वो आपको बाकायदा जो है बता सकें। डॉक्टर अली के पास भी जा सकती हैं ताकि वो बच्चे को देख के उस हिसाब से जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुंह से बदबू आने वाली एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं होती लेकिन ये बड़ों में भी होती है। तो क्या इसका ताल्लुक मैदे की बीमारियों से भी है कि अगर आपका स्टमक सही काम नहीं कर रहा, गॉल ब्लैडर, तो इस वजह से भी मुँह से बदबू आती है? वन ऑफ द कॉज यही है कि जिसमें हमारा जैसे प्रेगनेंसी में भी होता है जब इन्फ्लक्स होता है बहुत ज़्यादा एसिड का। दूसरा, जिनको मैदे की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो इन्फ्लक्स होता है, उनमें भी होता है। तीसरा, मसूड़ों की सफाई ना रखने वालों की वजह से अक्सर औकात पेशेंट हमारे पास आता है ऐसी कंप्लेन से कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, तो उनके जब मसूड़े नोट करते हैं तो फूले हुए होते हैं और गंदगी बहुत जमा होती है, जिसे टाटर कहते हैं। तो हम उसको जब हम साफ़ करते हैं मसूड़ों से
और टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस जब हम पेशेंट को दे देते हैं तो ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये प्लाग, टार्टर और ये जो कैविटीज़ होती हैं, ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं और ये कैसे डिपॉजिट हो जाती हैं, और ये देखिए- हमारे अंदर दांतों के पीछे की तरफ ज़्यादा डिपॉजिट होती लेकिन हैं? प्लाग सामने जो है तो ना नहीं वो होती? एक बायोफिल्म है जो कि नेचुरल हमारे, अगर इस वक्त भी हम इस कमरे में जितने भी लोग हैं उनका नोट करें तो सबके प्लाग होगा मुंह में, इंक्लूडिंग मी एंड यू। अब इसको जब हम प्लाग की जब कॉलोनीज बनती हैं, जमा होते हैं ये आपस में, तो फिर वो टार्टर बन जाता है, जिसको हम डेंटिस्ट्री में कैलकुलस कहते हैं, जो कि पीला होता है। और ये कंफ्यूज और पेशेंट ये इससे पत्थर की तरह होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल। और पेशेंट अक्सर कंफ्यूज होता है कि मेरा अपना दांत का हिस्सा हाँ, है, सही। एक्चुअली दांत का हिस्सा नहीं होता, वो जमा होती है दांत के पीछे, जो बैक सरफेस है उस पर जमा होता है। इससे मैं कंटिन्यू करूंगी और बात भी करूंगी कि मेरा एक सवाल भी है इस पे आपसे, लेकिन इससे पहले एक भाई मौजूद है हमारे साथ, याहिया कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वर्दा, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया, आप कैसे हैं भाई? बस अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूँ तमाम आपके पुराना टीवी वन का, और जब यानी बहुत अरसे बहुत रेगुलर कॉलर हूँ काफी शोज का। मैं अच्छा। पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि जो हम लोग जो लीस्ट बॉदर होते हैं अपने दांतों के बारे में केयर, हमारे दांत इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम खाना उसी से खा रहे होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में लीस्ट बॉदर होते हैं। एक तो डॉक्टर से मैंने पूछना है कि कितने अरसे बाद हमें पीरियोडिक चेकअप कराना चाहिए, चाहे हमारे दांत खराब हो या ना हो, हमें इसका यानी कितने अरसे बाद। दूसरी बात है डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ बड़े क्वैक्स भी बैठे हुए, डॉक्टर डेंटिस्ट बने हुए जो है नहीं, और अच्छे अच्छे क्लिनिक्स बनाए हुए। हाउ कैन यू फाइंड आउट अ गुड डॉक्टर? क्या हमें देखना पड़ता है कि एक अच्छा डेंटिस्ट है, उसके पास इक्विपमेंट सही है, उसके पास स्टेरलाइजेशन प्रॉपर है, तो इसके लिए हमें गाइड करें कुछ। अच्छा याहिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। डॉक्टर साहब ऑलरेडी पहले इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं आपके लिए, चूंकि आपने सवाल किया इस बारे में। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि सबसे सरसरी से पहली आप चीज़ ये बता दीजिए। 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना है, कैलेंडर मेंटेन करके। आप अपने पास स्केड्यूल बना लें कि हर 6 महीने में आपके पास प्रॉब्लम हो या ना हो, आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। नंबर 2, अच्छा डेंटिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल मीडिया नंबर 1, वर्ड ऑफ माउथ नंबर 2, आपने किसी से पूछना है, अपने रिलेटिव से, फैमिली फ्रेंड से। नंबर 3, वॉक इन टू गुड क्लिनिक्स आफ्टर फाइंडिंग आउट इन सोशल मीडिया। और फिर उसके बाद आप अंदर जाके इन्वायरमेंट ऑब्जर्व करें, वहाँ पर स्टाफ से बात करें, डेंटिस्ट से बात करें। यू विल गेट टू नो कि अच्छा डेंटिस्ट वो रिकॉग्नाइज्ड डेंटिस्ट है या नहीं है, और डिग्रीज डेफिनेटली वॉल्स पे होती हैं। और फोर्थ वे, हेल्थ केयर कमीशन वालों ने एक लिस्ट बनाई हुई है डेंटिस्ट की, उनके पास पूरा लिस्ट है, एंटी क्वैकरी डिपार्टमेंट एक्टिव है। आप अगर ऑब्जर्व करें कि अगर ये टेक्नीशियन है, इज ट्राइंग टू चीट अस, यू कैन कंप्लेन एज वेल। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, जो हम प्लाक की और टार्टर की बात कर रहे थे, कि जब ये पीछे हमारे दांतों की डिपॉजिट हो जाता है, तो ये मसूड़ों को भी जो है, जब हम इसको सफाई करवाते हैं दांतों की, मसूड़ों की, तो इसमें एक ऑटोमेटिकली गैप आ जाता है। तो क्या ये गैप हमेशा रहता है, ये फिर हम ये सही नहीं हो पाता वक्त के साथ, क्योंकि फिर दोबारा से वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा देखिए, प्लाक वो और गैप टार्टर? हम खुद क्रिएट करते हैं। जब किसी भी जगह पे हम कोई वजनी चीज़ यानी कि जरासीम रखेंगे तो वो डेफिनेटली मसूड़े नीचे जाना, जैसे कि रिसेशन नीचे जाना शुरू होता है। जब हम उसको साफ़ करते हैं तो वो हमें गैप लगता है, वो इसके लिए गैप नहीं होता, वो मसूड़ों की और दांतों के बीच में जो गंदगी थी वो हमने साफ़ की है। जब हम रेगुलर उसको साफ़ करवाएंगे तो वो गैप की जो हमारी फीलिंग होती है कि एक जगह बन गई, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। आहिस्ता ख़त्म हो जाते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank साहब you. आपका, आपने हमें इतना अच्छा समझाया ओरल हाइजीन के ऊपर, और इतनी सारी बातें हमें बताई कि हम कैसे जो है you. आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेंटिस्ट जो है वो ऑथेंटिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा Thank you से हम very आपको इनवाइट करेंगे अपने शो में, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मौजू है। एक ओरल हाइजीन एक इतनी बड़ी एक ये फील्ड है डेंटिस्ट्री कि हम मज़ीद जितनी इस पर बात करें उतना कम है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ जनाब। तो वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद जो है हम इस सेगमेंट में मौजूद हैं जहाँ पे हमारे साथ शेफ़ मुनीज़ा होती हैं किचन क्वीन में, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि मुनीज़ा जो है वो नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज सुबह ही मुनीज़ा की वालदा की जो है वो डेथ हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है। तो मेरी बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो उनके आगे का सफ़र आसान करे, और मुनीज़ा को और उनके तमाम घर वालों को जो है वो हिम्मत दे, सब्र दे कि वो इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकें। ये एक ऐसा वक्त होता है, ये जो लॉस है मैं इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, ना हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं कि हम
किसी को हिम्मत दिला सकें या दिलासा भी दे सकें। माँ या बाप एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनका ज़िंदगी में पूरी दुनिया में नेमल बदल नहीं है। ये एक कर्ब का जो एहसास होता है ना, ये जो तकलीफ़ दे एहसास है, इसका अंदाज़ा भी शायद हम नहीं लगा सकते। जिस तकलीफ़ से मुनीज़ा इस वक्त दो चार हैं, उनके घर वाले जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, हमारी बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हिम्मत दे और उनको इस दुख और तकलीफ़ से जल्द निकाले, आमीन। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं चंद लम्हों के लिए मैं थोड़ा सा खामोश होना चाहूँगी और आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगी कि बराए मेहरबानी मुनीज़ा की वालदा के लिए जो है वो दुआ फरमाइए, फ़ातिहा पढ़ दीजिए उनके लिए। हमें नहीं पता कि किसकी ज़बान में तासीर हो कि अल्लाह ताला जो है वो उनके आखिर के जो लम्हात हैं वो उसमें आसानी पैदा कर दे, आमीन सुम आमीन। उनके आखिरी मामलात अल्लाह ताला जो है वो उसमें आसानी पैदा करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो जनाब मुनीज़ा जो है वो आज बनाने वाली थी चिकन खाउसे, बहुत फरमाइश पे आप सबकी जो है वो आज बना रही थी। तो चूँकि बहुत अफसोस के साथ वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं खाउसे बनाऊँ और उसमें अहमद जो है जो मुनीज़ा के साथ अक्सर उनकी हेल्प करते हैं, उनके असिस्टेंट हैं, तो ये आज मेरी हेल्प करेंगे। ये बैक स्क्रीन होते हैं हमेशा, आज ऑन स्क्रीन हमारे साथ हैं, हेल्प करेंगे। और थैंक यू सो मच अहमद, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। तो जनाब खाउसे की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी कार्ड भी वैसे चल जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑयल में यहाँ पे लूँगी अराउंड 2 टेबल स्पून और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा जो है वो हल्का सा ब्राउन होगा उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे चिकन है, बोनलेस चिकन क्यूब्स है मेरे पास, ये जितनी भी आप साइज़ में चाहें आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्पून ले लूँगी एक, और ये देखिए ज़ीरा जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुआ है इसमें हम जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है ये 500 ग्राम है और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको भून लेंगे अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, ये देखिए ये ले लिया हमने, और इसको हम भून लेंगे जब तक कि चिकन का जो है वो कलर चेंज नहीं हो जाता। और चिकन जो है अगर पानी छोड़ रही है तो उसका पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए। इसके बाद हमने इसमें ऐड करेंगे, हम टमाटर को हम ब्लेंड कर लेंगे। 2 से 3 अदद टमाटर बड़े थे मेरे पास तो मैंने कम लिए हैं, वरना आप अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एज़ पर आपकी जो क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं आप चिकन की या खाउसे की, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी जो है वो कम बढ़ती कर सकते हैं। ये देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से जो है वो भुन जाए, क्योंकि अगर इस वक्त ही सही नहीं भुनी तो इसमें स्मेल रह जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हम खाउसे बना रहे हैं तो खाउसों की जो नूडल्स होती हैं, जो स्पेगेटी होती हैं, उसको मैंने ऑलरेडी बॉईल करके जो है वो रख लिया है। और इसका बॉईल करने का तरीका हम सबको पता है कि आपने पहले पानी उबालना है और उसमें आपने नमक शामिल कर देना है थोड़े से ऑयल के साथ, अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दीजिए आप। और उसके बाद फिर जो है आपने इसको 7 मिनट के लिए, 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसको उबालना है। और उसके बाद फिर आप जो है इसको स्ट्रेन आउट कर लीजिए। और ब्लेंड हो रहा है पीछे तो चलता है, आप इसको स्ट्रेन आउट कर लीजिए ठंडे पानी में, थोड़ा सा इसको धो लीजिए ताकि ये आपस में चिपके ना। हम चलें, ये देखें जनाब चिकन थोड़ी सी जो है वो भुन गई अच्छी तरीके से हमारी। और थोड़ा सा मैं इसको और वेट करूँगी। इसमें हम मसाले भी ऐड कर देते हैं। मसालों में इसमें जाएगा लाल मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे इसमें हम। अच्छा ये देगी लाल मिर्च है तो ये मैं डालूँगी इसमें 1 स्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायक़ा। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा जो है वो भुना हुआ और कुटा हुआ है वो जाएगा इसमें, और ये धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। और टमाटर का पेस्ट ऑलरेडी जो है
वो बना दिया है अहमद ने। तो देखिए मसाला ना जल जाए यहाँ पे, मैं साथ साथ टमाटर का पेस्ट भी इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा, इससे मसाला भी नहीं जलेगा हमारा और इसी में ग्रेवी भी जो है हमारी कुक हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे जो है, अच्छा ये टमाटर का मैंने पेस्ट ऐड किया है क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर जब आते हैं साबुत साबुत थोड़े छोटे छोटे से, वो पसंद नहीं होते। तो अगर आप पेस्ट बना के डालेंगे तो ये एक तो बिल्कुल ग्रेवी वाली आपको शक्ल मिलेगी, इसमें तो मोटे मोटे टमाटर जो मुंह में आते हैं वो नहीं आएंगे। इसको अब हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएं या फिर आप इसको खोल के पकाइए ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब इसी में जो है वो चिकन भी गल जाएगी और इसी में जो है टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाला भी हमारा इसी में पक जाएगा। अब बारी आती है हमारी करी बनाने की, जो हम करी बनाते हैं। करी के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए कोकोनट मिल्क, 1 कप चाहिए आपको। कोकोनट मिल्क अगर आपके पास कैन वाला मौजूद नहीं है तो आप कोकोनट मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। इसको आप 1 गिलास पानी में जो है वो हल कर लीजिए तो ये आराम से कोकोनट मिल्क जो है वो आपको मिल जाएगा बना हुआ। बेटा इसको आप मुझे जो है वो ला दीजिए। और इसके साथ हमारे पास है दही आधा किलो। अब ये तमाम चीज़ें एक साथ ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड कर लेनी है। और बेसन भी है हमारे पास। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि रेसिपी कार्ड जो है, घास आ रही है रेसिपी कार्ड जो है वो स्क्रीन पे चल जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेथड के साथ बासानी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू बोल भी रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी आदत छूट गई है। चलें जी, खैर इसको मैं दोबारा से देखिए थोड़ा चम्मच चलाऊंगी। आप देखें ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बहुत थोड़े से मसाले जाते हैं इसमें और बहुत अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कीजिए। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो फ़िलहाल इस वक्त जो है वो बोनलेस चिकन का बना रही हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप जो है वो हड्डी वाली चिकन का भी बना सकते हैं। उसका जायका थोड़ा सा अलग इसलिए आता है, थोड़ा सा लोग पसंद भी इस वजह से करते हैं कि उसमें जो हड्डियों का जो जूस निकलता है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, वो भी जब अपना रस छोड़ती हैं तो उसका एक अलग जायका आता है। जैसे कि अगर आप कोई सालन बनाएं, आप बोनलेस में सालन बनाइए, लेकिन अगर आप जो है वो हड्डी वाली चिकन का सालन बनाते हैं तो उनका जायका जो है दोनों का वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जो हड्डी वाली चिकन होती है उसका जायका जो है ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा जी अहमद, आप मुझे ये दही एक ब्लेंडर में फेंट दीजिए। अरे वाह, ये देखिए जनाब, इन्होंने जो है कोकोनट मिल्क भी बना दिया और ये दही और ये बेसन आप जो है ये एक ब्लेंडर में, मुझे इसी ब्लेंडर में जो है वो फेंट के दे दीजिए। अच्छा, और पानी थोड़ा सा इसमें शामिल कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि हम बेसन को, दही को एक साथ ब्लेंड क्यों कर रहे हैं। ये ब्लेंड करने की वजह ये है कि इससे जो है लम्प्स नहीं पड़ेंगे। यानी कि हमने जब अमूमन देखते हैं कि हम जब दही के साथ बेसन मिक्स करते हैं, अगर हम कड़ी भी बना रहे होते हैं यूजुअली, तो उसमें हम जब मिक्स करते हैं तो अक्सर गुठलियाँ पड़ जाती हैं ना, जो हल नहीं होती हैं, आसानी से मुंह में आती हैं तो बुरी लगती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि दही फट गया है। तो अगर आप इसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेंगे दही, बेसन और कोकोनट मिल्क डाल के, तो इससे क्या होगा कि ये एक तो इसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे, गुठलियाँ जैसे हम कहते हैं वो नहीं आएंगी, और जब आप इसको थोड़ा सा पकाएंगे ग्रेवी को तो ये दही फटेगा नहीं। और दही फटने की एक वजह ये भी होती है कि हमने चूल्हा बहुत तेज़ खोला हुआ होता है और हम दही जो है वो खाने में डाल देते हैं तो उससे भी दही फट जाता है। आप जब भी दही डालिए या तो आप चूल्हा जो है वो बिल्कुल हल्का कर दीजिए फिर शामिल कीजिए, या फिर जिस प्याले में आप दही शामिल कर रहे हैं, थोड़ी जैसी ग्रेवी है अब मेरे पास, ये थोड़ी सी ग्रेवी आपने स्पून से निकाली, दही में डाली, उसमें फेंटी, ताकि थोड़ा टेम्परेचर जो दही का होता है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए गर्म टेम्परेचर के साथ। फिर उसको फेंट के आप जब डालेंगे अपने सालन में तो इससे दही जो है वो फटेगा नहीं। एक छोटी सी टिप थी जो मैंने शेयर की आपके साथ। और ये देखें, चलें जी, थैंक यू सो मच। ये भी ये देखिए इस तरह से ये आपने ब्लेंड कर लिया। मुझे एक सॉस पैन निकाल दीजिए आप, ताकि फिर जो है मैं उसमें बना लूँ। ये देखिए इस तरह से हमने ब्लेंड कर लिया और हम ये अब जो है ये ढक के, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक पे थोड़ा सा इसको पकाऊँगी ताकि बिल्कुल जब खुश्क हो जाएगा टमाटर का पानी तो उसके बाद हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार होगी। और साथ साथ हम सब जानते हैं कि खाउसे की जो टॉपिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होती है। आप ये जो है ब्राउन प्याज भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, हरा धनिया, अदरक को बारीक बारीक काट के, लहसुन भी जो है फ्राई करके उसमें इस्तेमाल किया जाता है, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के इस्तेमाल की जाती हैं। तो जिस तरह से भी जो आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। या पोटैटो स्टिक चिप्स भी जो है वो बहुत से लोग जो है इसमें डालते हैं और खाते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे जो है वो करी बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो कि कोकोनट मिल्क से बनेगी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे मैंने दही और बेसन को फेंट लिया है, कोकोनट मिल्क जो है मेरे पास यहाँ पे है। अब इन तमाम चीज़ों को एक साथ में ब्लेंड करके करी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको स्क्रीन कार्ड पर नज़र आ जाएंगे रेसिपी में,
वो तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड कर लेने हैं और उसको थोड़ा सा स्टोव पे पका लेना है। फिर हम आपको इसकी सर्विंग दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारा सेगमेंट चल रहा है किचन क्वीन और हम बना रहे हैं आज चिकन खाउसे। और खाउसे के लिए मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बोनलेस चिकन ली थी। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच ज़ीरा जो है वो डाल के आपने थोड़ा सा उसको फ्राई किया। जब वो जैसे ही ब्राउन हो गया उसमें आपने चिकन शामिल कर दी बोनलेस और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके आपने उसको भून लिया। उसके बाद आपने ऐसे मसाले ऐड करने हैं, नमक, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च और क्या कहते हैं धनिया पिसा हुआ और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वो शामिल किया। और साथ में आपने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, यानी कि टमाटर को ग्राइंड करके आपने वो शामिल कर दिया। जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हुआ उसके बाद मैंने 1 अदद प्याज का जो है वो पेस्ट रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये देखिए इस तरह से ये ड्राई ग्रेवी जो है चिकन की वो तैयार है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको जो है वो बोनलेस चिकन में बनाया है, आप चाहें तो आप इसको जो है वो हड्डी वाली चिकन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है फ्राइंग पैन गरम हो चुका है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बना रही हूँ भगार, जो हम ऊपर से देंगे। नूडल्स हमने ऑलरेडी पहले बॉईल करके रखी हुई हैं और ग्रेवी भी देखिए तैयार है। ग्रेवी में जो है जो करी बनती है इसकी, उसमें हमने क्या किया है, करी के लिए हमने इसमें जो है वो 3 टेबलस्पून बेसन लिया था, दही लिया था आधा किलो, और उसको हमने 1 ग्लास जो है वो कोकोनट मिल्क के साथ ब्लेंड कर लिया था। उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक शामिल करके इसकी हमने करी बना ली। इसको थोड़ा सा पैन में पकाया हमने, जब पका के थोड़ी सी गाढ़ी हो गई तो हमने इसको चूल्हे से उतार दिया। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे और इसमें भगार भी लगाएंगे। ये मैं एक साइड पे रख दूँ पहले। यहाँ पे मैं आपको इसकी असेंबलिंग दिखाऊँ ताकि थोड़ा सा भगार जो है मैं इसके ऊपर से दूँगी। मैं एक थाली ले रही हूँ, थोड़ा देसी स्टाइल में इसको जो है मैं सर्व करूँगी। ये देख रहे हैं आप नूडल्स, ये बिल्कुल आपस में नहीं चिपकी हुई हैं। इसका रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हमने ठंडे पानी से जो है वो स्ट्रेन करने के बाद ठंडे पानी से इसको जो है वो थोड़ा सा निकाल लिया था, ठंडा पानी खुला छोड़ दिया ताकि जो है ये अलग अलग हों, चिपके ना आपस में। और थोड़ा सा इसमें तेल लगा के इसको अच्छे तरीके से रख दीजिए। थोड़ा सा हम इसको टर्न करेंगे ताकि ये सेंटर में रहे। जिसमें भी आपने सर्विंग करनी है, प्लेटर में, बोल में, आप वहाँ पे सर्विंग उसमें कर सकते हैं। सेंटर में हम पहले नूडल्स रखेंगे और उसके बाद अब मैं तैयार करूँगी इसका भगार। और भगार के लिए आपने तेल ले लिया, इसमें आप जो है 1 टेबलस्पून के करीब अगर घी भी शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे साबुत लाल वाली गोल मिर्च हैं, 4 से 5 अदद, वो शामिल करेंगे हम इसमें। और इसमें जाएगा ज़ीरा। ये जब तक यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा, मैं इसमें अब थोड़ी सी मैं ये चिकन की हमने ग्रेवी तैयार की है, थोड़ी सी वो रखूँगी इसके ऊपर। ये देखिए ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती है चिकन की, इसमें थोड़ी सी भुनी भुनी सी होती है कि उसका ही फ्लेवर आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे। और फिर उसके बाद हम इसमें जो है हमारी जो ये करी हमने तैयार की है ये हम इसमें शामिल करेंगे ऐसे। ये देखिए बहुत से लोगों को करी ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोग बहुत ही पतली जैसे सूपी टाइप की करी पसंद करते हैं। तो अगर आपको सूपी टाइप की करी पसंद है तो इसमें आप जो है वो पानी शामिल कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए जनाब भगार हमारा जो है वो तैयार हो गया है। इसमें आप चाहें तो लहसुन भी शामिल कर सकते हैं और इस पर मैं थोड़ा सा भगार लगा दूँगी। ये देखें मैंने भगार शामिल किया इसमें। और अब इसकी टॉपिंग के लिए डिफरेंट टॉपिंग्स होती हैं इसकी, जिस तरह से आप चाहें आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे डाल रही हूँ ब्राउन प्याज। मैं थोड़ा सा इसको आगे करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए क्लियरली। ये देखिए थोड़ी सी इसमें शामिल कर रहे हैं हम तली हुई ब्राउन प्याज, फ्रेश चॉप्ड हरा धनिया। ये देखिए एक अच्छा सा कलर ऐड कर देगा इसमें। अदरक बारीक कटी हुई थोड़ी सी, ये देखिए ये शामिल की हमने इसमें। और अगर आपके पास पोटैटो स्टिक्स नहीं हैं तो आप चिप्स ले सकते हैं, आप पापड़ी ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे चिप्स हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे क्रंच
एलिमेंट ऐड करने के लिए थोड़ा सा ये ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी ऊपर से अलग से और ऐड करूँगी। और ये एक बहुत ही हैवी सा फुली लोडेड जो है हम यहाँ पे खाउसे बना रहे हैं अपने, ये देखिए। और ऊपर से थोड़ा सा जो है हम चाट मसाला ऐड करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा सा इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। और ये देखिए जनाब, मज़ेदार से चिकन खाउसे जो हैं वो तैयार है। अब इसमें बहुत सी वेरिएशंस आप कर सकते हैं। वेरिएशन में ये कर सकते हैं, कुछ लोग नूडल्स पसंद नहीं करते, वो नूडल्स की जगह चावल इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ लोग नूडल्स के साथ साथ चावल भी जो है वो रखते हैं। अगर इसकी टॉपिंग की बात की जाए तो टॉपिंग में जो है हम इसमें लहसुन जो है उसके पतले पतले से हम जैसे भगाड़ लगाते हैं उसको हम फ्राई करके वो भी इसमें शामिल करते हैं। हम इसमें पापड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग करी बिल्कुल हटा देते हैं, या फिर चिकन के साथ जो है ग्रेवी थोड़ी सी पतली ज़्यादा कर लेते हैं, उसमें चिकन स्टॉक भी शामिल कर देते हैं पानी की जगह, ताकि थोड़ा सा एक फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। और अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अपने हिसाब से वेरिएशंस ला सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से और फ्यूजन भी बनता है। एक बहुत ही क्विक तरीका मैंने देखा था कोकोनट करी जो हम बनाते हैं खाउसे की, वो बनाने का, कि पहले उन्होंने उसमें प्याज को जो है बारीक बारीक चॉप करके प्याज भूनी थी, और फिर उसके बाद उसमें उन्होंने लहसुन का भगाड़ दिया, और फिर उसमें उन्होंने कोकोनट मिल्क, बेसन और दही शामिल किया। तो इससे आप देखें, अगर हम पहले प्याज करी में जो है वो भून के डालेंगे तो वो भी बिल्कुल आपको एक अलग जायका देगा, एक अलग आपको वेरिएशन मिल जाएगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तरीके हैं, आप जिस तरह से चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन की जगह कुछ लोग बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ गलाने में आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, वो आप पहले से गला के रख लीजिए, बॉईल करके रख लीजिए। या फिर कभी आपने प्रॉन्स के साथ ट्राई किया है इसको? प्रॉन्स के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। मैंने ट्राई की थी, प्रॉन्स ग्रेवी में बनाई भी थी, तो बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप सी फूड लवर हैं और सर्दियाँ जो हैं वो चूँकि कोशिश कर रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आ गई हैं, कोशिश कर रही हैं आने की, बहुत ही कछुए की चाल से चल चल के जो है वो सर्दियाँ आ रही हैं, लेकिन हम फिर भी सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा सी फूड में, प्रॉन्स में, तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और रेसिपी कार्ड जो है वो दोबारा से स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच अहमद, आपने मेरी आज हेल्प की खाउसे बनाने में। एंड जनाब, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और हमें बताइएगा अपना फीडबैक देके। एंड आई होप कि मैंने मुनीज़ा की रेसिपी जो है वो सही फॉलो कर ली हो। तो जनाब से वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद सेगमेंट दिल की बात में। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जहाँ पे कल हमने बात की थी मैरिटल इश्यूज़ के ऊपर, कि ऐसे इतने सारे इश्यूज़ हो जाते हैं जो एक साथ एक फैमिली में घूम रहे होते हैं, एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम सब उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो मसाइल, वो छोटे छोटे इश्यूज़ जो हमें बज़ाहिर कहीं लग रहे होते हैं कि छोटी सी बात है, वो आगे बढ़ के इतना बड़ा मसला बन जाता है कि नौबत अलर्जी तक आ जाती है। इसी बारे में हम बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं नीलम नाज, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय डियर। और आप बताइए कि ये एक ऐसा, मैं कहूँगी कि बहुत अफसोस के साथ हमें इस बारे में बात करनी पड़ती है, लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो ये एक ऐसा मौजू है जो कि हमारे हर घर का एक हिस्सा बन चुका है। मैरिटल इश्यूज़ जो हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो पसंद की शादी हो या फिर घर के कामकाज हों, उनको लेके ये मसाइल हों, ये कहीं ना कहीं चल के इतने बड़े हो जाते हैं कि अलैदगी की नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम आजकल की बात करें तो सेपरेशन जो है वो बहुत
कॉमनली हम सुन रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कुछ केसेस हैं जहाँ पे सेपरेशन की तरफ बात आ रही है। इसमें ना शादी का टाइम जो है वो कोई एक कॉमन डिनोमिनेटर है कि शादी का इतना टाइम हो गया उसके बाद अलग की बात आई। हमने ये भी देखा है कि कुछ शादियाँ जो हैं वो अपने एंड पर पहुँच गई हैं शादी के 1 महीने बाद भी, कुछ शादियाँ जो है शादी के 1 साल बाद भी, कुछ बच्चों के बाद भी, कुछ बच्चों के कुछ बगैर भी। शादियाँ तो 12-15 साल के बाद भी जो हैं वो सेपरेशन का शिकार हो जाते हैं, Exactly. मियाँ बीवी आपस में अलग हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो अगर हम देखें इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके 2 रुख हैं। देखिए, अगर पहली बात ये है कि अगर कोई एक शादी में रह रहा है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल तौर पे और ज़हनी तौर पे तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है, और अगर उसने ये स्टैंड लिया है अपने लिए कि वो इस एक तल्ख़ रिश्ते को ख़त्म करने जा रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसका दूसरा रुख देखें तो ये जो शादियां हैं हमने उसको बहुत सेपरेशन को एक बहुत लाइट चीज़ ले लिया है। छोटा सा झगड़ा होता है, नाराज़ होकर अम्मी के यहाँ चले गए, नाराज़ होकर अलग हो गए, और उसको हम सॉल्व करने पर नहीं आते। बिल्कुल, हम एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई गुस्से में आके हमने घर छोड़ दिया, तो फिर वहाँ पे दोनों जगह ईगो आ जाती है कि मैं खुद से घर नहीं जाऊँगी जब तक मुझे वहाँ से कोई लेने नहीं आएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये होता है कि मैंने थोड़ी निकाला है, अपनी मर्ज़ी से गई है, तो जब तक खुद नहीं आएगी मैं क्यों लेने जाऊँ। एग्जैक्टली तो ये एक छोटी सी ईगो हमें नहीं पता चलता कब हमारे दिल में इतनी बड़ी जगह बना लेती है कि एक हंसता बसता घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। और देखें शादी जो है ना वो 2 लोगों का रिश्ता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब हम अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जब हमें लगता है हम एफ़र्ट नहीं करते हैं उस रिलेशनशिप के लिए। हम सबके लिए एफ़र्ट करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, उसको हम लाइट लेने लगते हैं, राइट। और शादी में जब मैं हमसे ज़्यादा हो जाता है बड़ा, राइट, तब दैट मीन्स कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब होने लगी है। जब मुझे ये लगने लगता है कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मेरे लिए क्या चीज़ अहम है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं अपने पार्टनर के बारे में उस तरीके से नहीं सोच पा रही। मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या विशेज़ हैं, मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। एग्जैक्टली। और अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगता है, जहाँ हम दूसरे अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच सकते या उनके कंफर्ट को नहीं हम एंटिसिपेट कर सकते, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। नीला, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एक झूठ का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 मैं कहूँगी कि झूठ ये नहीं बज़ाहिर कि हमने कोई गलत बयानी की है, या फिर ये कि अगर या तो चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, अगर वो बहुत जल्दी गुस्सा करती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है, किसी वजह को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है XYZ किसी के साथ, उस वजह को समझने की कोशिश नहीं करेगी, जिसे हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में। अगर हम वो नहीं समझते तो डर के मारे फिर इंसान गलत बयान नहीं करता है, सच बात नहीं बताता, और फिर जब वो बात पकड़ी जाती है तो फिर वहाँ भी एक ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। देखिए, अचानक से कोई भी इशू जो है वो सेपरेशन की तरफ नहीं जाता है। एक दिन उठ के किसी का भी नहीं होता है पार्टनर का कि मैं अपनी हंसता बसता घर जो है अपना ख़राब कर दूँ, राइट। ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ पाइल अप होते हैं और हम उनको वक्त पे रिजॉल्व नहीं करते हैं। जब हमें उन चीज़ को एड्रेस कर लेना चाहिए था, उस बात को करके ख़त्म कर लेना चाहिए था, उस मसले को हल कर लेना चाहिए था, हम वो नहीं करते और हम उसको बढ़ने देते हैं, राइट। और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एग्जैक्टली। और हम बज़ाहिर अगर गुस्सा ना भी करें तो हम कहीं ना कहीं पीछे से, जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं पैसिव एग्रेसिव होने लगते हैं, यानी कि हम तंज करेंगे, हम ताने देंगे, हम मूड अच्छा नहीं रखेंगे, हम बाहर जाने से मना कर देंगे। वो सामने वाला बंदा एफ़र्ट कर रहा होगा लेकिन हम उस एफ़र्ट को मीट नहीं करेंगे, और ना ही हम उस पॉइंट पे आएंगे कि मसला क्या है, राइट। तो हम उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली ज़्यादा बढ़ने देते हैं रादर देन उनको फिक्स करने के। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो चीज़, और स्पेशली अगर ओवर द ईयर्स ये चीज़ होने लगती है जहाँ आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, जहाँ पे एक दूसरे से एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना कर सके, सीक्रेट छुपाने लग जाएंगे। एग्जैक्टली। और देखिए, हम शादी करते क्यों हैं, ठीक है। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें कंपेनियनशिप चाहिए होती है, हमें कोई साथी चाहिए होता है जो अप्स एंड डाउन्स, स्पेशली डाउन्स में हमारे साथ हो, जहाँ हमारी कोई कमज़ोरी हो, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ वो हमें सपोर्ट कर सके, राइट। और अगर हमें ये लगता है कि मेरा पार्टनर ही जो है जब मैं डाउन होती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा डाउन फील कराता है, तो दूरी तो आएगी, राइट।
तो जब आप वल्नरेबल फील करते हैं, जब आप आइसोलेटेड फील करते हैं या कोई भी स्ट्रेस में आप होते हैं और अगर आप अपने पार्टनर के पास जाकर बात नहीं कर सकते तो उस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं और इवेंचुअली आपको लगेगा कि ये तो मेरी कोई भी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है, तो मैं इनकी तरफ जाऊँ ही क्यों या इनसे ये मैं एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखूँ। तो यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता जा रहा है और आपको अपने रिश्ते को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अक्सर घरों में ये भी देखा जाता है नीलम कि बज़ाहिर तो मियाँ बीवी के बीच कोई इख्तलाफात नहीं होते, लेकिन घर के लोगों को यानी कि आपकी सराउंडिंग्स को लेके जो आपके करीबी रिश्ते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं और वो जो चीखम पुकार होती है घर में उसका असर ना सिर्फ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पे पड़ रहा होता है बल्कि बच्चों पे भी पड़ रहा होता है और बच्चे इसमें कितना ज़्यादा किसी भी आप कह सकते हैं नफसियाती अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस चीज़ को। 100% मैं इत्तेफाक करूँगी आपकी बात के साथ। देखें हमारा जो कल्चर है ना वो एक कपल को बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहने देता क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, राइट। आपको एज अ फैमिली लेकर चलना होता है, राइट। और जहाँ दो लोगों के बीच में एक तीसरा शख्स आ गया, अब वो कोई भी हो सकता है, राइट। और अगर आपके और आपके हस्बैंड की, आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई थर्ड पर्सन का जो भी रवैया है या उसका जो भी पर्सपेक्टिव है वो आपको अपने पार्टनर के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता है, तो आपका रिश्ता मजबूत है, राइट। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि किसी के कहने पर या किसी के आपको इंस्टिगेट करने पर आप उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने पार्टनर से लड़ने लगते हैं, राइट, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से हमें लगता है कि जो भी हो रहा है बेडरूम में हो रहा है, उसके बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने जो भी लड़ाई की वो अंदर हुई और बाहर किसी को नहीं पता चल रहा। मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जो बच्चे तकरीबन 3 साल के होते हैं वो भी फील कर सकते हैं जब आपके इमोशंस चेंज होते हैं। आपका मूड ख़राब होगा तो बच्चे फ़ौरन से पिक करते हैं। बच्चे और आपके पेट्स जो आपके इमोशंस को बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं, हालांकि वो आपसे कह नहीं सकते, उनको पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सेंस कर सकते हैं, राइट। और ये काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जब पेरेंट्स के बीच में तलखी आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो बच्चे बहुत खामोश हो जाते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल अपने शेल के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, वो ना खेलते हैं, ना इंटरेक्ट करते हैं, ना पढ़ाई में परफॉर्म कर पाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बदतमीज़ी का मुजाहरा भी करने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाउट भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे माहौल में इतनी डिस्टर्बेंस आ कहाँ से रही है। या फिर अपने आप को एक अलग कमरे में रखना पसंद करते हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं, थोड़े से बड़े बच्चों में भी। टीनेजर्स की बात करें तो वहाँ भी होता है कि अगर घर का माहौल ख़राब है तो हम कहते हैं ना ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया है, पता नहीं कैसा हो गया है, बच्ची को क्या हो गया है, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, किसी से बात नहीं करती, मिलती नहीं है, हम उसको उल्टा डांट रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। हम ये नहीं जज कर पाते कि असल में ये असर हमारे घरेलू माहौल की वजह से आ रहा है, जिस वजह से बच्चे ने अपने आप को सबसे दूर करके एक कमरे में बंद कर लिया है। इस बारे में मज़ीद हम बात करेंगे कुलसुम के साथ, लेकिन लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हमारे साथ मौजूद हैं नीलम नाज, जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अलैदगी की वजूहात क्या हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी नीलम कि हम ऑप्शन बी की तरफ क्यों जाते हैं? हम क्यों नहीं अपने घर में बैठ के अपने पार्टनर के साथ जो है वो मसले का हल निकालें, जबकि हम जो है वो तंग आके थक हार के इस डर से कि मज़ीद झगड़ा बढ़ेगा हम ऑप्शन बी तलाश करते हैं? देखिए, इसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहली बात ये होती है कि हम, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि हम अपने करंट रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट करना जो है वो कम कर देते हैं। हम तैयार जो होते हैं वो अपने पार्टनर के लिए नहीं होते हैं। जिस तरह पहले जब इंगेजमेंट थी या डेटिंग का पीरियड होता था, तो वहाँ पर जितना हम इंटरेस्टेड होते थे या अपने पार्टनर की लाइफ में भी इंटरेस्टेड होते थे, जब रोज़ साथ रहते हैं तो उस लेवल का इंटरेस्ट हम उस रिलेशनशिप में नहीं ला पाते। कि यही वजह है कि शिकायत अक्सर आती हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रातों के, पहले तुम मुझे हर बात पे कॉल करते थे, मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरा टाइम करते थे, टाइम देते थे, अब टाइम नहीं देते। या फिर उसके बरक्स कहीं मर्द हज़रात भी जो है शिकायत करते हैं कि तुम तो दिन भर घर के कामों में लगी रहती हो, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि हमने उस रिलेशनशिप को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हमें लगता है कि हाँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है,
राइट। और हम देखें, हम उस रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते जितना वो रिलेशनशिप हमारे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हमारी कुछ बेसिक नीड्स, एक रिलेशनशिप से, एक पार्टनरशिप से हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, जहाँ हमें अप्रूवल का एहसास हो, जहाँ हमें ये महसूस हो कि वो सबसे ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत जो है वो हमसे करते हैं। और जब हमें ये लगता है कि हमारा पार्टनर वो उन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहा है और हमारे डिमांड करने के बाद भी नहीं दे पा रहा है, कोई भी वजह हो सकती है, वो काम में बिज़ी हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से नीड्स पूरी करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही कपल के बीच में डिस्टेंस आता है तो कोई ना कोई तीसरा पर्सन जो है वो उसमें एंटर हो जाता है, क्योंकि जो आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरी होना लाजमी है। तो नीलम, आपको क्या लगता है कि इसमें हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारियां शादी से पहले आपके ऊपर नहीं होती हैं वो जिम्मेदारियां भी पड़ जाती हैं, आप मज़ीद जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं, जैसे घर के कामकाज हो गए, बच्चों को देखना हो गया, फैमिली का ख्याल करना हो गया, या फिर अगर मर्द हजरात की बात करें तो वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस वापस आ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, तो हमें इनको समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। और देखिए, शादी और स्पेशली शादी का जो रिश्ता है वो एक फैंटेसी नहीं है, वो कोई आइडियलिस्टिक एक मैरिज नहीं है। और जो सोशल मीडिया, जो हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया वगैरह ने जो है वो बहुत ज़्यादा एक आइडियलिस्टिक पिक्चर दिखा दी है कि शादी के बाद तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं, फैंटेसी एग्जैक्टली, हैप्पी एवर आफ्टर जो है अपने इर्द गिर्द बना ली है, और आप सब समझते हैं कि हमारी लाइफ भी एक फेरी टेल लाइफ की तरह हो। ऐसा सिर्फ किताबों में, मूवीज़ कहानियों में, मूवीज़ में होता है। बिल्कुल। हकीकत इसके बिल्कुल जो है वो बरअक्स है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आप एज अ कपल, एज अ फैमिली किस तरीके से उन ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, वो एक बहुत रियलिस्टिक पॉइंट है आपकी शादी का। और स्पेशली जैसे आप डिफ़िकल्ट टाइम्स को साथ में गुजारते हैं, वो किस तरीके से आप करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। आप कोई केस भी डिस्कस करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हमारे क्लिनिकल जो सेशंस होते हैं उसमें काफ़ी सारे केसेस आने लगे हैं जो लैदगी की तरफ जा रहे होते हैं। वो ज़ाहिर है काफ़ी सारे नफ्सियाती मसाइल के साथ भी आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी आता है। और एक केस था जिसमें खातून थी, अपेरेंटली सब कुछ सही था, एंड शी हैड 3 किड्स, 3 बच्चे थे उनके, और वो अलैदगी चाह रही थी और वो उस चीज़ को रिजॉल्व भी नहीं करना चाह रही थी। अलैदगी की उनकी वजह ये थी, उनका रीज़न ये था कि उन्हें लगता था कि 12 साल जो शादी को दे दिए हैं वो काफ़ी हैं, अब शायद उनकी लाइफ में कुछ और बेहतर होना चाहिए, शायद वो इससे भी बेहतर डिज़र्व करती हैं, और ये सोचकर उन्होंने जो है सेपरेशन की तरफ वो मूव कर रही थी। हमारी कोशिश सबसे पहले ये होती है कि जब ये अलैदगी का केस आए तो हम उसको मैरिज थेरेपी की तरफ, कपल्स थेरेपी की तरफ रेफ़र करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम उनको फिक्स करने की कोशिश कर सकें, स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बच्चे जिस तौर पे आपके इन डिसीजन से अफेक्ट होते हैं वो आपको शायद आज पता नहीं लग रहा है, लेकिन कल को उनका जो शादी के बारे में रवैया है वो भी आपकी शादी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितनी आपकी शादी खुशबाश होगी उतना ज़्यादा उनका फ्यूचर जो है वो भी सिक्योर होगा। एक जगह ये भी देखा जाता है ना कि हमें लगता है कि बस हम ही मजलूम हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं सही करने की कोशिश करते हैं, हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, हम सामने वाले के ऊपर सारी गलतियाँ डाल रहे होते हैं कि नहीं हमारे ऊपर ही सारा जुल्म हो रहा है। देखिए, ये तो इंसानी फितरत भी है कि हमें लगता है हम ही सबसे अच्छे हैं और हम ही सबसे मजलूम हैं और हमारे साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन हकीकत इस तरीके से नहीं होती है। अगर 10 दफ़ा सामने वाला कसूरवार है तो कहीं ना कहीं 2 दफ़ा आप भी कसूरवार हो सकते हैं, राइट। और जब तक आप अपने इन मसाइल को फ़िक्स करने के लिए रेडी नहीं हैं, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी नहीं अपने रिश्ते के लिए, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो थोड़ी सी नरमी दिखाना, थोड़ा सा अपने पार्टनर की तरफ वापस रुजू करना, ये बहुत हेल्दी होता है आपके रिलेशनशिप के लिए। और एक और मैं ये भी बात समझती हूँ नीलम, आप भी प्लीज़ इस बात पे वजाहत दीजिएगा कि जब मियाँ बीवी आपस में उनके कुछ अख्तलाफात होते हैं तो वो तीसरे को बीच में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ चाहे वो प्यार से करें, झगड़े से करें, नाराज़गी ज़ाहिर करके करें, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की, मैं कहूँगी कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक चलो ठीक है हमने माफ़ी मांग ली या छोड़ो इग्नोर करो। लेकिन जब कोई तीसरा बीच में इन्वॉल्व होता है तो बनती हुई बात भी जो है वो बिगड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि देखें आज झगड़ा हुआ है, कल दोबारा आपके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि वो आपके आपकी फैमिली है। लेकिन जहाँ आपने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया, और स्पेशली जब आपने जब कमज़ोरी में आप उस शख्स के पास गए हैं और आपने अपने रिश्ते की बहुत सेंसिटिव डिटेल्स उस पर्सन के साथ शेयर की हैं, राइट,
तो उस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया है, ठीक है। वो आपको हो सकता है अच्छे इंटेंशन में, लेकिन बार बार याद दिला कि देखो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इतनी तकलीफ़ देता है, देखो तुम ऐसा करोगी तो वो वैसा कर देगा, राइट। उसके लिए ये चीज़ें भूल पाना आसान नहीं होता है, आपके लिए भूल जाना आसान होता है, क्योंकि झगड़े होना किसी भी शख्स के साथ जिसके साथ आप रहते हैं वो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन उन झगड़ों से आप मूव ऑन कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड पर्सन होता है वो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर सकता, वो आपके रिश्ते के अच्छे पहलू नहीं देखता, वो सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को देख रहा होता है जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। चाहे वो आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और आपके अजीज़ व अकारिब जो होते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का तकलीफ़ का एहसास होता है कि हमारे बच्चे पे, हमारी बच्ची पे इतना जुल्म किया गया, जैसे इतनी ज़्यादा तल्ख़ कलामी की गई। तो वो मेरे ख़्याल से एक अग्रेशन कहीं ना कहीं जो है वो अब पार्टनर के थ्रू आप अपने स्पाउस पे या जो भी हैं, जब भी सामने वाला है, उस पे आप निकालते हैं। बिल्कुल, वो प्रोटेक्टिव होना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस प्रोटेक्शन में आपका नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके रिश्ते की पेचीदगियों को वो सही से नहीं समझ पा रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, आपने हमें जो है इस पे काफ़ी वजाहत दी, और आई एम श्योर कि हमारी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों से बाहर निकले, जो मियाँ बीवी का रिलेशन है उसकी बारीकियों को, उसकी नज़ाकत को समझें, कितना खूबसूरत रिश्ता ये अल्लाह ताला ने बनाया है कि अलहदगी का जो लफ्ज़ है वो बहुत तकलीफ़देह होता है, और ये सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं, ये आपकी नस्लों को भी जो है वो बिगाड़ देता है, आपके बच्चों पे कितना इसका बुरा असर होता है ये शायद हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, भाई बहनों में होता है, कभी कभी बेटियां अपनी माँ से भी लड़ जाती हैं, बाप से लड़ जाती हैं, दोनों बहनें आपस में लड़ जाती हैं, लेकिन कहीं हम घर छोड़ने का फैसला नहीं करते, या हम कहीं जाके इतना नाराज़ होकर नहीं बैठ जाते कि हम कहते हैं या तो घर में ये रहेगी या मैं रहूँगी। बराए मेहरबानी जिस घर में भी आप जा रहे हैं, जिस किसी की बेटी को आप लेके आ रहे हैं, थोड़ी सी नरमी से पेश आइए, उस घर को भी अपना घर समझिए और मसाइल की हल की तरफ जाइए। बैठ के बड़ी से बड़ी चीज़ों, कोई भी बड़े से बड़ा मसला उसका हल निकल सकता है, खामोशी से जो है कभी मसले का हल नहीं निकलता। मैं एक बार फिर से नीलम आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से, और आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं, आप लोगों को गाइड कर रही हैं कि किस तरह से वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है बचा सकते हैं। और जनाब हमारी यही दुआ है कि हमारी तमाम बहनें और भाई जो हैं वो अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, हमेशा उनके तमाम मसाइल जो हैं अल्लाह ताला उनको उससे बचाए। आमीन सुम आमीन। जनाब कल मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे फिर से मुस्कुराती मॉर्निंग में। सी यू टुमारो।